हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे उपन्यास गुनाहों के देवता के एक और भाग में। अब तक आपने जाना कि सुधा का ब्याह हो जाता है और वो विदा हो जाती है। सुधा के घर से जाने के बाद घर की रौनक भी चली जाती है। सुधा के जाने के बाद कई दिनों तक चंदर भी डॉक्टर शुक्ला के घर नहीं गया था, जिससे बिंती अकेला और उदास महसूस करती है। चंदर के आने पर बिंती उससे शिकायत करती है कि चंदर और सुधा के अलावा उसका है ही कौन। चंदर बिंती को समझाता है। सुधा चंदर को खत लिखती है जिसमें वो चंदर को कहती है कि सुधा के जाने से उसको अब खुशी मिल गई होगी। अब आगे। अगस्त की उदास शाम थी। पानी रिमझिमा रहा था और डॉक्टर शुक्ला के सूने बंगले में बरामदे में कुर्सी डाले लॉन पर छोटे छोटे गड्ढों में पंख धोती और कुलेले करती हुई गौरैयों की तरफ अपलक देखता हुआ चंदर जाने किन ख्यालों में डूबा हुआ था। डॉक्टर साहब सुधा को लेवाने के लिए शाहजहांपुर गए थे। बिंती भी जिद करके उनके साथ गई थी। वहाँ से ये लोग दिल्ली घूमने के लिए चले गए थे, लेकिन आज 15 रोज़ हो गए उन लोगों का कोई भी खत नहीं आया था। डॉक्टर साहब ने ब्यूरो को महज एक अर्ज़ी भेज दी थी। चंदर को डॉक्टर साहब के जाने के पहले ही कॉलेज में जगह मिल गई थी और उसने क्लास लेने शुरू कर दिए थे। वह अब इसी बंगले में आ गया था। सुबह तो क्लास के पाठ की तैयारी करने और नोट्स बनाने में कट जाती थी, दोपहर कॉलेज में कट जाती थी, लेकिन शामें बड़ी उदास गुजरती थी। और फिर 15 दिन से सुधा का कोई भी खत नहीं आया। वह उदास बैठा सोच रहा था, लेकिन यह उदासी थी, दुख नहीं था। और वह भी उदासी एक देवता की उदासी जो दुख भरी न होकर सुंदर और सुकुमार अधिक होती है। एक बात ज़रूर थी, जब कभी वह उदास होता था तो जाने क्यों वह हमेशा सोचने लगता था कि उसके जीवन में जो कुछ हो गया है उस पर उसे गर्व करना चाहिए। जैसे वह अपनी उदासी को अपने गर्भ से मिटाने का प्रयास करता था। लेकिन इस वक्त एक बात रह रहकर उभर आती थी उसके मन में, सुधा ने खत क्यों नहीं लिखा। पानी बिल्कुल बंद हो गया था। पश्चिम के 2-1 बादल खुल गए थे और पके जामुन के रंग के एक बहुत बड़े बादल के पीछे से डूबते सूरज की उदास किरणें झांक रही थी। इधर की ओर एक इंद्रधनुष खिल गया था जो मोटर गैराज की छत से उठकर दूर पर यूकेलिप्टस की लंबी शाखों में उलझ गया था। इतने में छाता लगाए पोस्टमैन आया। उसने पोर्टिको में अपने जूतों में लगी कीचड़ झाड़ी, पैर पटके और किरमिच के झोले से खत निकाले और सीढ़ी पर फैला दिए। उनमें से ढूंढकर 3 लिफाफे निकाले और चंदर को दे दिए। चंदर ने लपक कर लिफाफे ले लिए। पहला लिफाफा बुआ का था, बिंती के नाम। दूसरा था ओरिएंटल इंश्योरेंस का लिफाफा, डॉक्टर साहब के नाम। और तीसरा एक सुंदर सा नीला लिफाफा, यह सुधा का होगा। पोस्टमैन जा चुका था। उसने इतने प्यार से लिफाफे को चूमा जितने प्यार से डूबता हुआ सूरज नीली घटाओं को चूम रहा था। पगली कहीं की, परेशान कर डालती है। यहाँ थी तो वही आदत, वहाँ है तो वही आदत, चंदर ने मन में कहा और लिफाफा खोल डाला। लिफाफा पम्मी का था, मसूरी से आया था। उसने झल्ला कर लिफाफा फेंक दिया। सुधा कितनी लापरवाह है। वह जानती है कि चंदर को यहाँ कैसा लग रहा होगा। बिंती ने बता दिया होगा, फिर भी वही लापरवाही, मारे गुस्से के।
थोड़ी देर बाद उसने पम्मी का खत पढ़ा। छोटा सा खत था। पम्मी अभी मसूरी में ही है, अक्टूबर तक आएगी। लगभग सभी यात्री जा चुके हैं, लेकिन उसे पहाड़ों की बरसात बहुत अच्छी लग रही है। बर्टी इलाहाबाद चला गया है। उसके साथ वहाँ से एक पहाड़ी ईसाई लड़की भी गई है। बर्टी कहता है कि वह उसके साथ शादी करेगा। बर्टी अब बहुत स्वस्थ है। चंदर चाहे तो जाकर बर्टी से मिल ले। सुधा के खत के न आने से चंदर के मन में बहुत बेचैनी थी। उसे ठीक से मालूम भी नहीं हो पा रहा था कि ये लोग हैं कहाँ। बर्टी के आने की खबर मिलने पर उसे संतोष हुआ। चलो एक दिन बर्टी से ही मिलाएंगे, अब देखें कैसे हैं वह। तीसरे या चौथे दिन जब अकस्मात पानी बंद था तो वह कार लेकर बर्टी के यहाँ गया। बरसात में इलाहाबाद की सिविल लाइंस का सौंदर्य और भी निखर आता है। रूखे सूखे फुटपाथों और मैदानों पर घास जम जाती है। बंगले की उजाड़ चार दीवारियाँ तक हरी भरी हो जाती हैं। लंबे और घने पेड़ और झाड़ियाँ निखर कर धुल कर हरे मखमली रंग की हो जाती है और कोलतार की सड़कों पर थोड़ी थोड़ी पानी की चादर सी लहरा उठती है, जिसमें पेड़ों की हरी छायाएं बिछ जाती हैं। बंगले में पली हुई बतखों के दल सड़क पर चलती हुई मोटरों को रोक लेते हैं और हर बंगले में से रेडियो या ग्रामोफोन के संगीत की लहरें मचलती हुई वातावरण पर छा जाती हैं। कॉलेज से लौटकर एक प्याला चाय पीकर कार लेकर चंदर बर्टी के यहाँ चल दिया। वे बहुत दिन बाद बर्टी को देखने जा रहा है। जिन व्यक्तियों को उसने अपने जीवन में देखा था, बर्टी शायद उन सभी से निराला था, अद्भुत था। लेकिन कितना अभागा था। नहीं, अभागा नहीं, कमज़ोर था बर्टी। और वही क्या कमज़ोर था, ये सारी दुनिया कितनी कमज़ोर है। बर्टी का बंगला आ गया था। वह उतर कर अंदर गया। बाहर कोई नहीं था। बरामदे में एक पिंजरा टंगा हुआ था, जिसमें एक छोटा तोते का बच्चा टंगा था। चंदर भीतर जाने में हिचक रहा था, क्योंकि एक तो पम्मी नहीं थी और दूसरे कोई और लड़की भी बर्टी के साथ आई थी, बर्टी की भाव पत्नी। चंदर ने आवाज़ दी। अंदर कोई बहुत भारी पुरुष स्वर में एक साधारण गीत गा रहा था। चंदर ने फिर आवाज़ दी। बर्टी बाहर आया। चंदर उसे देखकर दंग रह गया। बर्टी का चेहरा भर गया था। जवानी लौट आई थी। पीलेपन की बजाय चेहरे पर खून दौड़ गया था। सीना उभर आया था। बर्टी खाकी रंग का कोट, बहुत मोटा खाकी हैट, खाकी ब्रीचेस, शिकारी बूट पहने हुए था और कंधे पर बंदूक लटक रही थी। वह आया। ड्राइंग रूम के दरवाजे पर पीठ झुकाकर एक हाथ से बंदूक पकड़कर और एक हाथ आँखों के आगे रखकर उसने इस तरह देखा जैसे वह शिकार ढूंढ रहा हो। चंदर के प्राण सूख गए। उसने मन ही मन सोचा, पहली बार तो वह कुश्ती में बर्टी से जीत गया था, लेकिन अब की बार जीतना मुश्किल है। कहाँ बेकार फंसा आकर। उसने घबराई हुई आवाज़ में कहा, ये मैं हूँ मिस्टर बर्टी, चंद्र कुमार कपूर, पम्मी का मित्र। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ। बर्टी तनकर खड़ा हो गया और हंसकर बोला, मैं आपको भूला नहीं। मैं तो आपको यह दिखला रहा था कि मैं पागल नहीं हूँ, शिकारी हो गया हूँ। और उसने चंदर के कंधे पकड़कर इतने ज़ोर से झकझोर दिया कि चंदर की पसलियाँ चरमरा उठी। आओ। उसने चंदर के कंधे दबाकर बरामदे की कोच पर बिठा दिया और सामने कुर्सी पर बैठता हुआ बोला, मैं तुम्हें अंदर ले चलता, लेकिन अंदर जैनी है और एक मेरी मित्र, दोनों बातें कर रहे हैं।
आज जैनी की सालगिरह है। तुम जैनी को जानते हो ना? वह तराई के कस्बे में रहती थी, मुझे मिल गई। बहुत ख़राब औरत है। मैं तंदुरुस्त हो गया हूँ ना। बहुत मुझे ताज्जुब है कि तंदुरुस्ती के लिए तुमने क्या किया 3 महीने तक। नफ़रत मिस्टर कपूर, औरतों से नफ़रत। उससे ज़्यादा अच्छा टॉनिक तंदुरुस्ती के लिए कोई नहीं है। लेकिन तुम तो शादी करने जा रहे हो, लड़की ले आए हो वहाँ से? अकेली लड़की नहीं मिस्टर, मैं वहाँ से 2 चीज़ लाया हूँ। एक तो यह तोते का बच्चा और एक जैनी, वही लड़की। तोते को मैं बहुत प्यार करता हूँ। ये बड़ा हो जाएगा, बोलने लगेगा तो इसे गोली मार दूँगा। और लड़की से मैं बहुत नफ़रत करता हूँ। इससे शादी कर लूँगा। क्यों, है ना ठीक? इसको शिकार का चाव कहते हैं और अब मैं शिकारी हूँ ना। चंदर हाँ कहे या ना, अभी बर्टी का दिमाग बिल्कुल वैसा ही है, इसमें कोई शक नहीं। वह क्या बात करे, अंत में बोला, यह बंदूक तो उतार कर रखिए, हमेशा बांधे रहते हैं। हाँ और क्या, शिकार का पहला सिद्धांत है कि जहाँ खतरा हो, जंगली जानवर हो, वहाँ कभी बिना बंदूक के नहीं जाना चाहिए। और बहुत धीमी से चंदर के कान में बर्टी बोला, तुम जानते हो चंदर, एक औरत है जो 24 घंटे घर में रहती है। मैं तो एक क्षण को बंदूक अलग नहीं रखता। सहसा अंदर से कुछ गिरने की आवाज़ आई। कोई चीखा और लगा जैसे कोई चीज़ पियानो पर गिरी और पर्दों को तोड़ती हुई नीचे आ गई। फिर कुछ झगड़ों की आवाज़ आई। चंदर चौंक उठा। क्या बात है बर्टी, देखो तो। बर्टी ने हाथ पकड़कर चंदर को खींच लिया। बैठो बैठो, अंदर मेरे मित्र और जैनी सालगिरह मना रहे हैं, अंदर मत जाना। लेकिन यह आवाज़ें कैसी हैं? चंदर ने चिंता से पूछा। शायद वे लोग प्रेम कर रहे होंगे, बर्टी बोला और निश्चिंतता से बैठ गया। और क्षण भर बाद उसने अजीब सा दृश्य देखा। एक बर्टी का ही हमउम्र आदमी हाथ से माथे का खून पोंछता हुआ आया। वह नशे में चूर था और बहुत भद्दी गालियाँ देता हुआ चला जा रहा था। वह गिरता पड़ता आया और उसने बर्टी को देखते ही घूंसा ताना, तुमने मुझे धोखा दिया है, मुझसे 50 रुपये उपहार ले लिए, मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। चंदर स्तब्ध था, क्या करे क्या ना करे। इतने में अंदर से जैनी निकली, लंबी तगड़ी, कम से कम 30 वर्ष की औरत। उसने आते ही पीछे से उस आदमी की कमीज़ पकड़ी और उसे सीढ़ी से नीचे कीचड़ में धकेल दिया और सैकड़ों गाली देते हुए बोली, जा सीधे, वरना हड्डी नहीं बचेगी यहाँ। वह फिर उठा तो खुद भी नीचे कूद पड़ी और घसीटती हुई दरवाजे के बाहर ढकेल आई। बर्टी सांस रोके अपराधी सा खड़ा था। वह लौटी और बर्टी का कॉलर पकड़ लिया। मैं निर्दोष हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। सहसा जैनी ने चंदर की ओर देखा। यह भी तुम्हारा दोस्त है, अभी बताती हूँ। और जो वह चंदर की ओर बढ़ी तो चंदर ने मन ही मन पम्मी का स्मरण किया। कहाँ फंसाया उस कमबख्त ने खत लिखकर। ज्यों ही जैनी ने चंदर का कॉलर पकड़ा कि बर्टी बड़े कातर स्वर में बोला, उसे छोड़ दो, वह मेरा नहीं पम्मी का मित्र है। जैनी रुक गई। तुम पम्मी के मित्र हो? अच्छा, बैठ जाओ बैठ जाओ, तुम शरीफ आदमी मालूम पड़ते हो, मगर आगे से तुम्हारा कोई मित्र आया तो मैं उसकी हत्या कर डालूँगी, समझी कि नहीं बर्टी? बर्टी ने सिर हिलाया। हाँ समझ गए। जैनी अंदर चल दी, फिर सहसा बाहर आई और बर्टी को पकड़कर घसीटती हुई बोली, पानी बरस रहा है, इतनी सर्दी बढ़ रही है और तुमने स्वेटर नहीं पहना, चलो पहनो, मरने की ठानी है। मैं साफ बताए देती हूँ, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं बिना शादी किए मरने नहीं दूंगी तुम्हें।
और वह बकरी की तरह बर्टी का कान पकड़कर अंदर घसीटते हुए ले गई। चंदर ने मन में कहा, यह कुछ इस रहस्यमय बंगले का असर है कि हर एक का दिमाग खराब ही मालूम देता है। 2 मिनट बाद जब बर्टी लौटा तो उसके गले में गुलबंद ऊनी स्वेटर, ऊनी मोजे थे। वह हांफता हुआ आकर बैठ गया। मिस्टर कपूर, तुम्हें मानना होगा कि ये लड़की, ये डायन जेनी बहुत क्रूर है। मानता हूँ बर्टी, 16 आने मानता हूँ, चंदर ने मुस्कुराहट रोक कर कहा। लेकिन ये झगड़ा क्या है? झगड़ा क्या होता है औरतों को समझना बहुत मुश्किल है। इस औरत के फंदे में फंसे कैसे तुम? चंदर ने पूछा। शी होठ पर हाथ रख कर धीरे बोलने का इशारा करते हुए बर्टी ने कहा, धीरे बोलो। बात ऐसी हुई है कि जब मैं तराई में शिकार खेल रहा था तो एक बार अकेले छूट गया। यह एक पेंशनर फॉरेस्ट गार्ड की अनब्याही लड़की थी, शिकार में बहुत होशियार। मैं भटकते हुए पहुंचा तो इसका बाप बीमार था। मैं रुक गया। तीसरे दिन वह मर गया। उसे जाने कौन सा रोग था कि उसका चेहरा बहुत डरावना हो गया था और पेट फूल गया था। रात को इसे बहुत डर लगा तो यह मेरे पास आकर लेट गई थी। बीच में बंदूक रखकर हम लोग सो गए। रात को इसने बीच से बंदूक हटा दी और अब वह कहती है कि मुझसे ब्याह करेगी और नहीं करूँगा तो मार डालेगी। पम्मी भी मुझसे बोली, तुम्हें अब ब्याह करना ही होगा, अब मजबूरी है मिस्टर कपूर। चंदर चुप बैठा सोच रहा था कि कैसी विचित्र जिंदगी है इस अभागे की। मानो प्रकृति ने सारे आश्चर्य इसी की किस्मत के लिए छोड़ रखे थे। फिर बोला, ये आज क्या झगड़ा था? कुछ नहीं, आज इसकी सालगिरह थी। यह बोली, मुझे कुछ उपहार दो। मैं बहुत देर तक सोचता रहा क्या दूँ इसे, कुछ समझ में नहीं आया। बहुत देर सोचने के बाद मैंने सोचा, मैं तो इसका पति होने जा रहा हूँ, इसे एक प्रेमी उपहार में दे दूँ। मैंने एक मित्र से कहा कि तुम मेरे भावी पत्नी से आज शाम को प्रेम कर सकते हो। वह राज़ी हो गया। मैं ले आया। चंदर ज़ोर से हंस पड़ा। हंसो मत मिस्टर कपूर, बर्टी बहुत गंभीर बनकर बोला। इसका मतलब ये है कि तुम औरतों को समझते नहीं। देखो, एक औरत उसी चीज़ को ज़्यादा पसंद करती है, उसी के प्रति समर्पण करती है जो उसकी ज़िंदगी में नहीं होता। मसलन एक औरत जिसका ब्याह हो गया है या होने वाला है, उसे यदि एक नया प्रेमी मिल जाए तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहता। वह अपने पति की बहुत कम परवाह करेगी अपने प्रेमी के सामने, और अगर कंवारी लड़की है तो वह अपने प्रेमी की भावनाओं की पूरी तौर से हत्या कर सकती है यदि उसे एक पति मिल जाए तो। मैं तो समझता हूँ कि कोई भी पति अपनी पत्नी को यदि कोई अच्छा उपहार दे सकता है तो वह है एक नया प्रेमी, और कोई भी प्रेमी अपनी रानी को यदि कोई अच्छा उपहार दे सकता है तो वह है ये कि उसे एक पति प्रदान कर दे। तुम्हारी अभी शादी तो नहीं हुई ना, तो तुम प्रेम तो ज़रूर करते होंगे। सिर मत हिलाओ, मैं यकीन नहीं कर सकता। मैं इतनी सलाह तुम्हें दे रहा हूँ कि अगर तुम किसी लड़की से प्यार करते हो तो ईश्वर के वास्ते उससे शादी मत करना। तुम मेरा किस्सा सुन चुके हो। अगर दिल से प्यार करना चाहते हो और चाहते हो कि वह लड़की जीवन भर तुम्हारी कृतज्ञ रहे तो तुम उसकी शादी करा देना। यह लड़कियों के काम वासना जीवन का अंतिम सत्य है। बर्टी हंस पड़ा। चंदर को लगा जैसे आग की लपट उसे तपा रही है। उसने भी तो यही किया है सुधा के साथ, जिसे बर्टी कितने विचित्र स्वरों में कह रहा है। उसे लगा जैसे इस प्रेत लोक में सारा जीवन विकृत दिखाई देता है। वहाँ साधना की पवित्रता भी कीचड़ और पागलपन में उलझकर गंदी हो जाती है। छी,
कहाँ बर्टी की बातें और कहाँ उसकी सुधा। वह उठ खड़ा हुआ, जल्दी से विदा मांगकर इस तरह भागा जैसे उसके पैरों के नीचे अंगारे छिपे हों। फिर उसे नींद नहीं आई, चैन नहीं आया। रात को सोया तो वह बार बार चौंक-सा उठा। उसने सपना देखा, एक बहुत बड़ा कपूर का पहाड़ है, बहुत बड़ा। मुलायम कपूर की बड़ी बड़ी चट्टानें और इतनी पवित्र खुशबू कि आदमी की आत्मा बेले का फूल बन जाए। वह और सुधा उन सौरभ की चट्टानों के बीच चढ़ रहे हैं। केवल वह है और सुधा। सुधा सफ़ेद बादलों की साड़ी पहने है और चंदर किरणों की चादर लपेटे है। जहाँ जहाँ चंदर जाता है, कपूर की चट्टानों पर इंद्रधनुष खिल जाते हैं और वह सुधा अपने बादलों के आंचल में इंद्रधनुष के फूल बटोरती चलती है। सहसा एक चट्टान हिली और उसमें से एक भयंकर प्रेत निकला, एक सफ़ेद कंकाल, जिसके हाथ में अपनी खोपड़ी और एक हाथ में जलती मशाल। और उस मुंडहीन कंकाल ने खोपड़ी हाथ में लेकर चंदर को दिखाई। खोपड़ी हंसी और बोली, देखो, जिंदगी का अंतिम सत्य ये है, ये। और उसने अपने हाथ की मशाल ऊंची कर दी। यह कपूर का पहाड़, यह बादलों की साड़ी, यह किरणों का परिधान, यह इंद्रधनुष के फूल, यह सब झूठे हैं। और यह मशाल जो अपने एक स्पर्श में इन सबको पिघला देगी। और उसने अपनी मशाल एक ऊंचे शिखर से छुआ दी। वह शिखर धधक उठा। पिघलती हुई आग की एक धार बरसाती नदी की तरह उमड़ कर बहने लगी। भागो सुधा, चंदर ने चीख कर कहा, भागो। सुधा भागी, चंदर भागा और वह पिघली हुई आग की महानदी लहराते हुए अजगर की तरह उन्हें अपनी गुंजलिका में लपेटने के लिए चल पड़ी। शैतान हंस पड़ा। चंदर ने देखा सुधा शैतान की गोद में थी। चंदर चौंक कर जाग गया। पानी बंद था, लेकिन घनघोर अंधेरा था और पिशाचिनी की तरह पागल हवा पेड़ों को झकझोर रही थी, जैसे युग के जमे हुए विश्वासों को उखाड़ फेंकना चाहती हूँ। चंदर कांप रहा था, उसका माथा पसीने से तर था। वह उठकर नीचे आया, उसके कदम ठीक नहीं पड़ रहे थे। बरामदे की बत्ती जलाई, महराजन उठी। का है भैया? उसने पूछा। कुछ नहीं, अंदर सोऊंगा, चंदर ने कहा और सुधा के कमरे में जाकर बत्ती जलाई। सुधा की चारपाई पर लेट गया, फिर उठा, चारों ओर के दरवाजे बंद कर दिए कि कहीं कोई फिर ऐसा सपना बाहर के भयंकर अंधेरे में से न चला आए। लेकिन बर्टी की बातों से अंदर ही अंदर उसके मन में जाने कहाँ क्या टूट गया, जो फिर बन नहीं पाया। अभी तक उसे अपने पर गर्व था, विश्वास था। अब कभी कभी वह अपने व्यक्तित्व का विश्लेषण करने लगा था। अब वह कभी कभी अपने विश्वासों पर सिर ऊंचा करने के बजाय उन्हें सामने फेंक देता और एक निरपेक्ष वैज्ञानिक की तरह उनकी चीर फाड़ करता, उनकी शव परीक्षा किया करता। अभी तक उसके विश्वास का संबल था, अब किसी ने उसे तर्क का अस्त्र शस्त्र दे दिया था। जाने किस राक्षसी प्रेरणा से उसने अपनी आत्मा को चीरना शुरू किया और इस तर्क वितर्क और अविश्वास के भयंकर जल प्रलय की एक लहर ने उसे एक दिन नरक के किनारे ले जा पटका। सुधा का खत आया था। दिल्ली में पापा अपने कुछ काम से रुके थे और सुधा की तबीयत खराब हो गई थी। अब वह 2-3 रोज में आ जाएगी। लेकिन चंदर के मन पर एक अजब सा असर हुआ था इस खत का। सुधा का पत्र नहीं आया। सुधा दूर थी, तब वह खुश था, उल्लसित था।
सुधा का पत्र आते ही सहसा वह उदास हो गया। उदास तो क्या, उसे उबकाई सी आने लगी। उसे यह सब सहसा पता नहीं एक नाटक सा लगने लगा था, एक बहुत सस्ता नीचे स्तर का नाटक। उसे लगता था कि यह सब चारों ओर का त्याग, साधन, सौंदर्य, यह सब झूठ है। वह भी अंतुक्त वह वही साधारण लड़की है जो कवारे जीवन में पति और विवाहित जीवन में प्रेमी की भूखी होती है। वह भी शैतान से पूर्णतः हारा नहीं था। वह लड़ने की कोशिश करता था, लेकिन वह हार रहा था, यह भी उसे मालूम था। और चंदर के जिस गर्व ने उसकी जीत में साथ दिया था, वही गर्व उसकी हार में साथ दे रहा था। उसने मन में सोच लिया कि वह सुधा से, सभी लड़कियों से, इस सारे नाटक से नफरत करता है। सुधा का विवाह होना ही था, सुधा को विवाह करना था। सुधा के आंसू छूटे थे। अगर चंदर सुधा को ना भी समझाता तो घूम फिर वह विवाह करती ही। तब फिर विश्वास काहे का, त्याग काहे का। विश्वास टूट चुका था, गर्व जिंदा था। गर्व घमंड में बदल गया था, घमंड नफरत में, और नफरत नसों में चूर चूर कर देने वाली उदासी में। सुधा जब आई तो उसने चंदर को बिल्कुल बदला हुआ पाया। एक बात और हुई जिसने और भी आग सुलगा दी। यह लोग दोपहर को 1 बजे के लगभग आए, जबकि चंदर कॉलेज गया था। पापा तो आते ही नहा धोकर सोने चले गए। सुधा और बिंती ने आते ही अपने कमरे की सफाई शुरू की। कमरे की सारी किताबें झाड़ी, कपड़े ठीक किए, मेजें साफ की और उसके बाद कमरा धोने में लग गई। बिंती बाल्टी में पानी भर भर लाने लगी और सुधा झाड़ू से फर्श धोने लगी। हाथों में चूड़े अब भी थे, पाँव में बिछिया और मांग में सिंदूर। चेहरा बहुत पीला पड़ गया था। सुधा का चेहरे की हड्डियां निकल आई थी और आंखों की रोशनी भी मैली पड़ गई थी। वह जाने क्यों कमज़ोर भी हो गई थी। झाड़ू लगाते लगाते सुधा बिंती से बोली, आज मालूम पड़ता है कि मैं आदमी हूँ, कल तक तो हैवान थी। पापा को भी जाने क्या सूझा कि इन्हें भी साथ दिल्ली ले गए। मैं तो शर्म से मरी जाती थी। थोड़ी देर बाद चंदर आया। बाहर ही उसे मालूम हो गया था कि सब लोग आ गए हैं। उसे जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि वह उल्टे लौट जाए। वह अगर इस घर में गया तो जाने उससे क्या अनर्थ हो जाएगा। लेकिन वह बढ़ता ही गया। स्टडी रूम में डॉक्टर साहब सो रहे थे। वह लौटा और अपने कपड़े उतारने के लिए ड्राइंग रूम की ओर चला। सुधा ने ज्यों ही आहट पाई, वह फौरन झाड़ू फेंक कर भागी। सिर खुला, धोती कमर में खुसी हुई, हाथ गंदे, बाल बिखरे और बेतहाशा दौड़कर चंदर से लिपट गई और बच्चों की भोली हंसी हंसकर बोली, चंदर हम आ गए, अब बताओ। और चंदर को इस तरह कस लिया कि अब कभी छोड़ेगी नहीं। छी, दूर हटो सुधा, ये क्या नाटक करती हो, आज तुम बच्ची नहीं हो। और सुधा को बड़ी रुखाई से परे हटाकर अपनी कोट पर से सुधा के हाथ से लगी हुई मिट्टी झाड़ते हुए चंदर चुपचाप अपने कमरे में चला गया। सुधा पर जैसे बिजली गिर पड़ी हो, वह पत्थर की तरह खड़ी रही। फिर जैसे लड़खड़ाती हुई अपने कमरे में गई और चारपाई पर लेटकर फूट फूट कर रोने लगी। चंदर सुधा से नहीं बोला। डॉक्टर साहब के जागते ही उनसे बातें करने लगा। शाम को वह साइकिल लेकर घूमने निकल गया। लौटकर ऊपर छत पर चला गया और बिंती को पुकार कर कहा, अगर तकलीफ ना हो तो ज़रा ऊपर खाना दे जाओ। बिंती ने थाली लगाई और सुधा से कहा, लो दीदी दे आओ। सुधा ने सिर हिलाकर कहा, तू ही दे आ। बिंती के बहुत समझाने पर सुधा ऊपर खाना ले गई। चंदर लेटा था गुमसुम। सुधा ने स्टूल खींचकर खाना रखा। चंदर कुछ नहीं बोला
उसने पानी रखा। चंदर कुछ नहीं बोला। खाओ ना, सुधा ने कहा और एक कौर बनाकर चंदर को देने लगी। तुम जाओ, चंदर ने बड़े रूखे स्वर में कहा, मैं खा लूँगा। सुधा ने कौर थाली में रख दिया और चंदर के पायताने बैठकर बोली, चंदर, तुम क्यों नाराज़ हो? बताओ, हमसे क्या पाप हो गया है? पिछले 1.5 महीने हमने एक एक क्षण गिन गिन कर काटे हैं कि कब तुम्हारे पास आए। हमें क्या मालूम था कि तुम ऐसे हो गए हो। मुझे जो चाहे सज़ा दे लो, लेकिन ऐसे ना करो। तुम तो कुछ भी नहीं समझते। और सुधा ने चंदर के पैरों पर सिर रख दिया। चंदर ने पैर झटक दिए। सुधा, इन सब बातों से फ़ायदा नहीं है। अब इस तरह की बातें करना और सुनना मैं भूल गया हूँ। कभी इस तरह की बातें करते अच्छा नहीं लगता। अब तो किसी सुहागिन के मुंह से भी ये शोभा नहीं देता। सुधा तिलमिला उठी। तो ये बात है तुम्हारे मन में, मैं पहले से समझती थी, लेकिन तुम ही ने तो कहा था चंदर, अब तुम ही ऐसे कह रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? और सुधा ने हाथ से ब्याह वाले चूड़े उतार कर छत पर फेंक दिए। बिछिया उतारने लगी और पागलों की तरह फटी आवाज़ में बोली, जो तुमने कहा मैंने किया, अब जो कहोगे वह करूँगी। यही चाहते हो ना? और अंत में उसने अपनी बिछिया उतार कर छत पर फेंक दी। चंदर कांप गया। उसने इस दृश्य की कल्पना भी नहीं की थी। बिनती, बिनती, उसने घबरा कर पुकारा और सुधा से बोला, अरे ये क्या कर रही हो? कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? पहनो जल्दी से। मुझे किसी की परवाह नहीं, तुम्हारा तो जी ठंडा पड़ जाएगा। चंदर उठा। उसने ज़बरदस्ती सुधा के हाथ पकड़ लिए। बिनती आ गई थी। लो, इन्हें चूड़े तो पहना दो। बिनती ने चुपचाप चूड़े और बिछिया पहना दी। सुधा चुपचाप उठी और नीचे चली गई। चंदर अपनी खाट पर सिर झुकाए लज्जित सा बैठा था। लीजिए, खाना खा लीजिए, बिनती बोली। मैं नहीं खाऊंगा, चंदर ने रूंधे गले से कहा। खाइए, वरना अच्छी बात नहीं होगी। आप दोनों मिलकर मुझे मार डालिए, बस किस्सा ख़त्म हो जाए। ना आप सीधे मुंह से बोलते हैं ना दीदी। पता नहीं आप लोगों को क्या हो गया है। चंदर कुछ नहीं बोला। खाइए, आपको हमारी कसम है, वरना दीदी खाना नहीं खाएंगी। आपको मालूम नहीं, दीदी की तबीयत इधर बहुत ख़राब है। उन्हें सुबह शाम बुखार रहता है। दिल्ली में तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। आप ऐसे कर रहे हैं, बताइए इनका क्या हाल होगा? आप समझते होंगे ये बहुत सुखी होंगी, लेकिन आपको क्या मालूम, पहले आप दीदी के एक आंसू पर पागल हो उठते थे, अब आपको क्या हो गया है? चंदर ने सिर उठाया और गहरी सांस लेकर बोला, जाने क्या हो गया है बिनती। मैं कभी नहीं सोचता था कि सुधा को मैं इतना दुख दे सकता हूँ। इतना अभागा हूँ मैं कि खुद भी इधर उधर घुलता रहा और सुधा को दुखी कर दिया। और सचमुच चंदर की आंखों में आंसू भर आए। बिनती चंदर के पीछे खड़ी थी। चंदर का सिर अपनी छाती में लगाकर आंसू पोंछती हुई बोली, छी, अब और दुखी होइएगा तो दीदी और भी रोएंगी। लीजिए खाइए। जाओ, दीदी को बुला लो और उन्हें भी खिला दो, चंदर ने कहा। बिनती गई, फिर लौट कर बोली, बहुत रो रही हैं, अब आज उनका नशा उतर जाने दीजिए, कल बात कीजिएगा। फिर सुधा ने ना खाया तो? नहीं, आप खा लीजिएगा तो मैं खा लेंगी, उनको खिलाए बिना मैं नहीं खाऊंगी, बिनती बोली और अपने हाथ से एक और बनाकर चंदर को देने लगी। चंदर ने खाना शुरू किया और धीरे से गहरी सांस लेकर बोला, बिनती, तुम हमारी और सुधा की उस जन्म की कौन हो? सुबह के वक्त चंदर जब नाश्ता करने बैठा तो डॉक्टर साहब के साथ ही बैठा। सुधा आई और प्याला रख कर चली गई। वह बहुत उदास थी। चंदर का मन भर आया। सुधा की उदासी उसे कितना लज्जित कर रही थी।
कितना दुखी कर रही थी। दिन भर किसी काम में उसकी तबीयत नहीं लगी। उसने क्लास छोड़ दिए। लाइब्रेरी में भी जाकर किताबें उलट पलट कर चला आया। उसके बाद प्रेस गया जहां उसे अपनी थीसिस छपने को देनी थी। उसके बाद ठाकुर साहब के यहाँ गया, लेकिन कहीं भी वह टिक नहीं पाया। जब तक वह सुधा को हंसा न ले, सुधा के आंसू सुखा न दे, उसे चैन नहीं मिलेगा। शाम को वह लौटा तो खाना तैयार था। बिनती से उसने पूछा, कहाँ है सुधा? अपनी छत पर, बिनती ने कहा। चंदर ऊपर गया। पानी परसों से बंद था और बादल भी खुले हुए थे, लेकिन तेज पुरवैया चल रही थी। तीज का चांद शर्मीली दुल्हन सा बादलों में मुँह छिपा रहा था। हवा के तेज झकोरों पर बादल उड़ रहे थे और कचनार बादलों में तीज का धनुषाकार चांद आँख मिचोली खेल रहा था। सुधा ने अपनी खाट बरसाती के बाहर खींच ली। छत पर धुंधला अंधेरा था और रह रह कर सुधा पर चांदनी के फूल बरस जाते थे। सुधा चुपचाप लेटी हुई बादलों को देखती हुई जाने क्या सोच रही थी। चंदर गया। चंदर को देखते ही सुधा उठ खड़ी हुई और उसने बिजली जला दी और चुपचाप बैठ गई। चंदर बैठ गया। वह कुछ भी नहीं बोला। बगल में बिछी हुई बिनती की खाट पर सुधा बैठ गई। चंदर को समझ नहीं आता था कि वह क्या कहे। सुधा को इतना दुख दिया उसने। सुधा उससे कल शाम से बोली तक नहीं। सुधा, तुम नाराज़ हो गई? मुझे जाने क्या हो गया था, लेकिन माफ़ नहीं करोगी? चंदर ने बहुत कांपती हुई आवाज़ में कहा। सुधा कुछ नहीं बोली, चुपचाप बादलों की ओर देखती रही। सुधा। चंदर ने सुधा के दो कबूतरों जैसे उजले मासूम पैरों को लेकर अपनी गोद में रख लिया और भरे हुए गले से बोला, सुधा, मुझे जाने क्या हो जाता है कभी कभी। लगता है वह पहले वाली ताकत टूट गई। मैं बिखर रहा हूँ। तुम आई और तुम्हारे सामने मन का जाने कौन सा तूफान फूट पड़ा। तुमने उसका इतना बुरा मान लिया। बताओ, अगर तुम ही ऐसा करोगी तो मुझे संभालने वाला फिर कौन है सुधा? और चंदर की आंखों से एक बूंद आंसू सुधा के पाँव पर छू पड़ा। सुधा ने चौंक कर अपने पाँव खींच लिए और उठकर चंदर की खाट पर बैठ गई और चंदर के कंधे पर सिर रख कर फूट फूट कर रो पड़ी। बहुत रोई। उसके बाद उठी और सामने बैठ गई। चंदर, तुमने गलत नहीं किया। मैं सचमुच कितनी अपराधिन हूँ। मैंने तुम्हारी ज़िंदगी चौपट कर दी, लेकिन मैं क्या करूँ? किसी ने तो मुझे कोई रास्ता नहीं बताया था। अब हो ही गया, क्या कर सकते हैं चंदर? तुम भी बर्दाश्त करो और हम भी करें। चंदर नहीं बोला। उसने सुधा के हाथ अपने होठों से लगा लिए। लेकिन मैं तुम्हें इस तरह बिखरने नहीं दूंगी। तुमने अब अगर इस तरह किया तो अच्छी बात नहीं होगी। फिर हम तो बराबर हर पल तुम्हारे ही बारे में सोचते रहे और तुम्हारी ही बातें सोच सोच कर फिर हम तो बराबर हर पल तुम्हारे ही बारे में सोचते रहे और तुम्हारी ही बातें सोच सोच कर अपने को धीरज देते रहे। और तुम इस तरह करोगे तो? नहीं सुधा, मैं अपने को टूटने नहीं दूंगा। तुम्हारा प्यार मेरे साथ है, लेकिन इधर मुझे जाने क्या हो गया था। हाँ, समझ लो चंदर, तुम्हें हमारे सुहाग की लाज है। हम कितने दुखी हैं तुम समझ नहीं सकते। एक तुम्ही को देखकर हम थोड़ा सा दुख दर्द भूल जाते हैं, सो तुम भी इस तरह करने लगे। हम लोग कितने अभागे हैं।
और वह फिर चुपचाप लेटकर ऊपर देखती हुई जाने क्या सोचने लगी। चंदर ने एक बार धुंधली रेशमी चांदनी में मुरझाए हुए सोनजूही के फूल जैसे मुंह की ओर देखा और सुधा के नरम गुलाबी होठों पर उंगलियां रख दी। थोड़ी देर वह आंसू में भीगे हुए गुलाब की दुख भरी पंखुड़ियां से उंगलियां उलझाए रहा और फिर बोला, क्या सोच रही थी? चंदर ने बहुत दुलार से सुधा के माथे पर हाथ फेंक कर कहा। सुधा एक फीकी हंसी हंसकर बोली, जैसे आज लेटी हुई बादलों को देख रही हूँ और पास तुम बैठे हो, उसी तरह एक दिन कॉलेज में दोपहर को मैं और गेसु लेटे हुए बादलों को देख रहे थे। उस दिन उसने एक शेर सुनाया था, कैफ बरदोश बादलों को न देख, बेखबर तू कुचल न जाए कहीं। उसका कहना कितना सच निकला। भाग्य ने कहाँ ले जा पटका मुझे। क्यों, वहाँ तुम्हें कोई तकलीफ़ तो नहीं? चंदर ने पूछा। हाँ, समझते तो सब यही हैं, लेकिन जो तकलीफ़ है वह मैं जानती हूँ या बिनती जानती है। सुधा ने गहरी सांस लेकर कहा, वहाँ आदमी भी बने रहने का अधिकार नहीं। क्यों? चंदर ने पूछा। क्या बताएं तुम्हें चंदर, कभी कभी मन में आता है कि डूब मरूं, ऐसा भी जीवन होगा मेरा, ये कभी मैं नहीं सोचती थी। सुधा ने कहा। क्या बात है, बताओ ना, चंदर ने पूछा। बता दूंगी देवता, तुमसे भला क्या छुपाऊंगी, लेकिन आज नहीं, फिर कभी। सुधा ने कहा, तुम परेशान मत हो। कहाँ तुम, कहाँ दुनिया, काश कि कभी तुम्हारी गोद से अलग ना होती मैं। और सुधा ने अपना मुंह चंदर की गोद में छिपा लिया। चांदनी की पंखुड़ियाँ बरस पड़ी। उल्लास और रोशनी का मलय पवन फिर लौट आया था। फिर एक बार चंदर, सुधा और बिनती के प्राणों को विभोर कर गया था कि सुधा को महीने भर बाद ही जाना है, और सुधा भूल गई थी कि शाहजहांपुर से भी उसका कोई नाता है। बिनती का इम्तिहान हो गया था और अक्सर चंदर और सुधा बिनती के ब्याह के लिए गहने और कपड़े खरीदने जाते। जिंदगी फिर खुशी के हिलकोरों पर झूलने लगी थी। बिनती का ब्याह उतरते अगहन में होने वाला था। अब 2-2.5 महीने रह गए थे। सुधा और चंदर जाकर कपड़े खरीदते और लौटकर बिनती को ज़बरदस्ती पहनाते और गुड़िया की तरह उसे सजाकर खूब हंसते। दोनों के बड़े बड़े हौसले थे बिनती के लिए। सुधा बिनती को सलवार और चुन्नी का एक सेट और गरारा और कुर्ते का एक सेट देना चाहती थी। चंदर बिनती को एक हीरे की अंगूठी देना चाहता था। चंदर बिनती को बहुत स्नेह करने लगा था। वह बिनती के ब्याह में भी जाना चाहता था, लेकिन गांव का मामला, कन्या कुब्जों की बारात, शहर में सुधा, बिनती और चंदर को जितनी आज़ादी थी उतनी वहाँ भला क्यों कर हो सकती थी। फिर कहने वालों की ज़बान कोई क्या कह बैठे, यही सब सोचकर सुधा ने चंदर को मना कर दिया था। इसीलिए चंदर यही बिनती को जितने उपहार और आशीर्वाद देना चाहता था दे रहा था। सुधा का बचपन लौट आया था और दिन भर उसकी शरारतों और खिलकारियों से घर हिलता था। सुधा ने चंदर को इतनी ममता में डुबो लिया था कि एक क्षण वह चंदर को अपने से अलग नहीं रहने देती थी। जितनी देर चंदर घर में रहता, सुधा उसे अपने दुलार में, अपनी सांसों की गरमाई में समेटे रहती थी। चंदर के माथे पर हर एक क्षण वह जाने कितना स्नेह बिखेरती रहती थी। एक दिन चंदर आया तो देखा कि बिनती कहीं गई है और सुधा चुपचाप बैठी हुई बहुत से पुराने खतों को संभाल रही है। एक गंभीर उदासी का बादल घर में छाया हुआ है। चंदर आया, देखा सुधा आंख में आंसू भरे बैठी है। क्या बात है सुधा? रुखसती की चिट्ठी आ गई चंदर,
परसों शंकर बाबू आ रहे हैं। चंदर के हृदय की धड़कनों पर जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया। वह चुपचाप बैठ गया। अब सब खत्म हुआ। चंदर, सुधा ने बड़ी ही करुण मुस्कान से कहा, अब साल भर के लिए विदा और उसके बाद जाने क्या होगा। चंदर कुछ नहीं बोला, वहीं लेट गया और बोला, सुधा दुखी मत हो। आखिर कैलाश इतना अच्छा है, शंकर बाबू इतने अच्छे हैं, दुख किस बात का। रहा मैं तो अब मैं सशक्त रहूँगा, तुम मेरे लिए मत घबराओ। सुधा एकटक चंदर की ओर देखती रही, फिर बोली, चंदर तुम्हारी जैसे सब क्यों नहीं होते। तुम सचमुच इस दुनिया के योग्य नहीं हो। ऐसे ही बने रहना चंदर मेरे, तुम्हारी पवित्रता ही मुझे ज़िंदा रख सकेगी, वरना मैं तो जिस नरक में जा रही हूँ। तुम उसे नरक कहती हो, मेरी समझ में नहीं आता। तुम नहीं समझ सकते, तुम अभी बहुत दूर हो इन सब बातों से। लेकिन सुधा बड़ी देर तक चुप रही, फिर खत सब एक और खिसका दिए और बोली, चंदर उनमें सब कुछ है, वह बहुत अच्छे हैं, बहुत खुले विचार के हैं, मुझे बहुत चाहते हैं, मुझ पर कहीं से कोई बंधन नहीं। लेकिन इस सारे स्वर्ग का मोल जो देकर चुकाना पड़ता है, उससे मेरी आत्मा का कण कण विद्रोह कर उठता है और सहसा घुटनों में मुझे पाकर रो पड़ी। चंदर उठा और सुधा के माथे पर हाथ रख कर बोला, छी रो मत सुधा, अब तो जैसा है जो कुछ भी है बर्दाश्त करना पड़ेगा। कैसे करूँ चंदर, वे इतने अच्छे हैं और इसके अलावा इतना अच्छा व्यवहार करते हैं कि मैं उनसे क्या कहूँ, कैसे कहूँ। सुधा बोली, जाने दो सुधी, जैसे ज़िंदगी हो वैसे निभा करना चाहिए, इसी में सुंदरता है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, वैवाहिक जीवन के प्रथम चरण में ही यह नशा रहता है, फिर किसको यह सूझता है। आओ चलो चाय पिए, उठो, पागलपन नहीं करते, परसों चली जाओगी, रुलाकर नहीं जाना होता। चंदर ने अपने मन की जुगुप्सा पीकर ऊपर से बहुत स्नेह से कहा। सुधा उठी और चाय ले आई। चंदर ने अपने हाथ से एक कप में चाय बनाई और सुधा को पिलाकर उसी में पीने लगा। चाय पीते पीते सुधा बोली, चंदर तुम ब्याह मत करना, तुम इसके लिए नहीं बने हो। चंदर सुधा को हंसाना चाहता था। चल स्वार्थी कहेंगी, क्यों ना करूँ ब्याह, ज़रूर करूँगा, और जनाब दो करूँगा, अपने आप तो कर लिया और मुझे उपदेश दे रही है। सुधा हंस पड़ी। चंदर ने कहा, बस ऐसे ही हंसती रहना हमेशा, हमारी याद करके, और अगर रोई तो समझ लो हम उसी तरह फिर अशांत हो उठेंगे जैसे अभी तक थे। फिर प्याला सुधा के होठों से लगा कर बोला, अच्छा सुधी, कभी तुम सुनो कि मैं उतना पवित्र नहीं रहा जितना कि हूँ, तो तुम क्या करोगी। कभी मेरा व्यक्तित्व अगर बिगड़ गया तब क्या होगा। होगा क्या, मैं रोकने वाली कौन होती हूँ, मैं खुद ही क्या रोक पाई अपने को। लेकिन चंदर तुम ऐसे ही रहना, तुम्हें मेरे प्राणों की सौगंध है, तुम अपने को बिगाड़ना मत। चंदर हंसा, नहीं सुधा, तुम्हारा प्यार मेरी ताकत है, मैं कभी गिर नहीं सकता जब तक तुम मेरी आत्मा में गुथी हुई हो। तीसरे दिन शंकर बाबू आए और सुधा चंदर के पैरों की धूल माथे पर लगाकर चली गई। इस बार वह रोई नहीं, शांत थी, जैसे वध स्थल पर जाता हुआ बेबस अपराधी। जब तक आसमान में बादल रहते हैं तब तक झील में बादलों की छाह रहती है। बादलों के खुल जाने के बाद कोई भी झील उनकी छाह को सुरक्षित नहीं रख पाती। जब तक सुधा थी, चंदर की ज़िंदगी का फिर एक बार उल्लास और उसकी ताकत लौट आई थी। सुधा के जाते ही वह फिर सब कुछ खो बैठा। उसके मन में कोई स्थायित्व नहीं रहा।
लगता था जैसे वह एक जालागार है जो बहुत गहरा है, लेकिन जिसमें हर चाँद, सूरज, सितारे और बादल की छाह पड़ती है और उनके चले जाने के बाद फिर वह उनका प्रतिबिंब धो डालता है और बदल कर फिर वैसा ही हो जाता है। कोई भी चीज़ पानी को रंग नहीं पाती, उसे छू नहीं पाती। हाँ, लहरों में उनकी छाया का रूप विकृत हो जाता है। चंदर को चारों ओर की दुनिया सहज गुजरते हुए बादलों का निस्सार तमाश सी लग रही थी। कॉलेज की चहल पहल, ढलती हुई बरसात का पानी, थीसिस और डिग्री, पर्टी का पागलपन और पम्मी के खत, यह सभी उसके सामने आते और सपनों की तरह गुजर जाते। कोई चीज़ उसके हृदय को छू न पाती। ऐसा लगता था कि चंदर एक खोखला व्यक्ति है जिसमें सिर्फ एक सापेक्ष अंतःकरण मात्र है, कोई निरपेक्ष आत्मा नहीं। और हृदय भी जैसे समाप्त हो गया था। एक जलहीन हल्के बादल की तरह वह हवा के हर झोंके पर तैर रहा था, लेकिन टिकता कभी नहीं था। उसकी भावनाएं, उसका मन, उसकी आत्मा, उसके प्राण, उसका सब कुछ सो गया था और वह जैसे नींद में चल फिर रहा था, नींद में सब कुछ कर रहा था। जाने के 8-9 रोज़ बाद सुधा का खत आया। मेरे भाग्य, मैं इस बार तुम्हें जिस तरह छोड़ आई हूँ उससे मुझे पल भर को चैन नहीं मिलता। अपने को तो बेच चुकी, अपने मन के मोती को कीचड़ में फेंक चुकी, तुम्हारी रोशनी को ही देखकर कुछ संतोष है। मेरे दीपक, तुम बुझना मत, तुम्हें मेरे स्नेह की लाज है। मेरी ज़िंदगी का नरक फिर मेरे अंगों में भिदना शुरू हो गया है। तुम कहते हो कि जैसे हो निभा करना चाहिए। तुम कहते हो कि अगर मैंने उनसे निभा नहीं किया तो यह तुम्हारे प्यार का अपमान होगा। ठीक है, मैं अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए निभा करूँगी, लेकिन मैं कैसे संभालूँ अपने को? दिल और दिमाग बेबस हो रहे हैं। नफ़रत से मेरा खून उबला जा रहा है। कभी कभी जब तुम्हारी सूरत सामने होती है तो जैसे अपना सुख दुख भूल जाती हूँ, लेकिन अब तो ज़िंदगी का तूफ़ान जाने कितना तेज़ होता जा रहा है कि लगता है तुम्हें भी मुझसे खींच कर अलग कर देगा। लेकिन तुम्हें अपने देवत्व की कसम, तुम मुझे अब अपने हृदय से दूर ना करना। तुम नहीं जानते कि तुम्हारी याद के ही सहारे मैं ये नरक झेलने में समर्थ हूँ। तुम मुझे कहीं छिपा लो, मैं क्या करूँ? मेरा अंग अंग मुझ पर व्यंग कर रहा है। आँखों की नींद खत्म है। पाँव में इतना तीखा दर्द है कि कुछ कह नहीं सकती। उठते बैठते चक्कर आने लगा है। कभी कभी बदन कांपने लगता है। आज वह बरेली गए हैं तो लगता है मैं आदमी हूँ। तभी तुम्हें लिख भी रही हूँ। तुम दुखी मत होना। चाहती थी कि तुम्हें ना लिखूं, लेकिन बिना लिखे मन नहीं मानता। मेरे अपने, तुमने तो यही सोचकर यहाँ भेजा था कि इससे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा, लेकिन कौन जानता था कि फूल में कीड़े भी होंगे। अच्छा, अब माँ जी नीचे बुला रही हैं, चलती हूँ। देखो, अपने किसी खत में इन सब बातों का जिक्र मत करना और इसे फाड़ कर फेंक देना। तुम्हारी अभागिन सुधी। चंदर को खत मिला तो एक बार जैसे उसकी मूर्छा टूट गई। उसने खत लिया और बिंती को बुलाया। बिंती हाथ में साग और दलिया ले आई और पास बैठ गई। चंदर ने वह खत बिंती को दे दिया। बिंती ने पढ़ा और चंदर को वापस दे दिया और चुपचाप तरकारी काटने लगी। वह उठा और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद बिंती चाय लेकर आई और चाय रख कर बोली, आप दीदी को कब खत लिख रहे हैं? मैं नहीं लिखूंगा, चंदर बोला। क्यों? क्यों लिखूं बिंती? कुछ समझ में नहीं आता। कुछ छलाकर चंदर ने कहा। बिंती चुपचाप बैठ गई। थोड़ी देर बाद चंदर बड़े मुलायम स्वर में बोला,
बिंती, एक दिन तुमने कहा था कि मैं देवता हूँ। तुम्हें मुझ पर गर्व है? आज भी तुम्हें मुझ पर गर्व है? पहले से ज़्यादा, बिंती बोली। अच्छा, ताज्जुब है, चंदर बोला। अगर तुम जानती कि आजकल कभी कभी मैं क्या सोचता हूँ तो तुम्हें ताज्जुब होता। तुम जानती तो। सुधा के इस खत में मुझे ज़रा सा भी दुख नहीं हुआ, सिर्फ झल्लाहट ही हुई है। मैं सोच रहा था कि क्यों सुधा इतना स्वांग भरती है, दुख और अंतर द्वंद्व का। किस लड़की को यह सब पसंद नहीं? किस लड़की के प्यार में शरीर का अंश नहीं होता? लाख प्रतिभाशालिनी लड़कियां हों, लेकिन अगर वह किसी को प्यार करेंगी तो उसे अपनी प्रतिभा नहीं देंगी, अपना शरीर ही देंगी। और यदि वह अस्वीकार कर लिया जाए तो शायद प्रतिहिंसा से तड़प भी उठेगी। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि काम वासना ही प्यार है, प्यार का मुख्य अंश है। बाकी सभी कुछ उसकी तैयारी है। उसके लिए एक समुचित वातावरण और विश्वास का निर्माण करना है। जाने क्यों मुझे इस सब से बहुत नफ़रत होती जाती है। अभी तक मैं काम वासना और प्यार को दो चीज़ें समझता था। प्यार पर विश्वास करता था, काम वासना से नफ़रत। अब मुझे दोनों ही एक चीज़ें लगती हैं और जाने कैसे अरुचि सी हो गई है इस ज़िंदगी से। तुम्हारी क्या राय है बिंती? मेरी? अरे, हम बेपढ़े लिखे आदमी, हम क्या आपसे बात करेंगे? लेकिन एक बात है, ज़्यादा पढ़ना लिखना अच्छा नहीं होता। क्यों? चंदर ने पूछा। पढ़ने लिखने से ही आप और दीदी जाने क्या क्या सोचते हैं। हमने देहात में देखा है, वहाँ लड़कियाँ समझती हैं कि उन्हें क्या करना है, इसीलिए कभी इन सब बातों पर अपना मन नहीं बिगाड़ती। बल्कि मैंने तो देखा है, सभी शादी के बाद मोटी होकर आती हैं और दीदी अब छोटी सी नहीं कि ऐसी उनकी तबीयत खराब हो जाए। यह सब मन में घुटने का नतीजा है। जब ये होना ही है तो क्यों दीदी दुखी होती है? उन्हें तो और मोटा होना चाहिए, बिंती बोली। इस समस्या का इतना सरल समाधान सुनकर चंदर को हंसी आ गई। अब ससुराल तुम जा रही हो मोटी होकर आना। धत, आप तो मजाक करने लगे। लेकिन बिंती, तुम इस मामले में बड़ी विद्वान मालूम देती हो। अभी तक यह विद्वता कहाँ छिपा रखी थी? नहीं, आप मजाक न बनाइए। तुम्हें सच बताऊं कि देहाती लड़के शहर की लड़कियों से ज़्यादा होशियार होती हैं इन सब मामलों में। सच? चंदर ने पूछा। वह गांव की ज़िंदगी को बेहद निरी ही समझता था। हाँ, और क्या। वहाँ इतना दुराव, इतना गोपन नहीं है। सभी कुछ उनके जीवन का उन्मुक्त है और ब्याह के पहले ही वहाँ लड़कियाँ सब कुछ। अरे नहीं, चंदर ने बेहद ताज्जुब से कहा। लो, यकीन नहीं होता आपको? मुझे कैसे मालूम हुआ इतना? मैं आपसे कुछ नहीं छिपाती। वहाँ तो सब लोग इसे इतना स्वाभाविक समझते हैं जितना खाना पीना हंसना बोलना। बस लड़कियाँ इस बात से सचेत रहती हैं कि किसी मुसीबत में ना फंसे। चंदर चुपचाप चाय पीता रहा। आज तक वह ज़िंदगी को कितना पवित्र मानता रहा था, लेकिन ज़िंदगी कुछ और ही है। ज़िंदगी अब भी वह है जो सृष्टि के आरंभ में थी। और दुनिया कितनी चालाक है, कितनी भुलावा देती है। अंदर से मन में जहर छिपा कर भी होठों पर कैसी अमृतमय मुस्कान झलकाती रहती है। वह बिंती जो इतनी शांत, संयत और भोली लगती थी, इसमें भी सभी गुण भरे हैं। इस दुनिया में चंदन ने ज़िंदगी को परखने में कितना बड़ा धोखा खाया है। ज़िंदगी यह है, मासूलता और प्यास और उसके साथ साथ अपने को छिपाने की कला। वह बैठा बैठा सोचता रहा। साहस उसने पूछा, बिंती, तुम भी देहात में रही हो और सुधा भी। तुम लोगों की ज़िंदगी में
वह सब कभी आया? बिनती क्षण भर चुप रही, फिर बोली, क्यों, क्या नफ़रत करोगे सुनकर? नहीं बिनती, जितनी नफ़रत और अरुचि दिल में आ गई है उससे ज़्यादा आ सकती है भला। बताना चाहो तो बता दो। अब मैं ज़िंदगी को समझना चाहता हूँ, वास्तविकता के स्तर पर। चंदर ने गंभीरता से पूछा। मैंने आपसे कुछ नहीं छिपाया, ना अब छिपाऊंगी। पता नहीं क्यों दीदी से भी ज़्यादा आप पर विश्वास जमता जा रहा है। सुधा दीदी की ज़िंदगी में तो यह सब नहीं आ पाया। वे बड़ी विचित्र सी थी, सबसे अलग रहती थी और पढ़ती और कमल के पोखरे में फूल तोड़ती थी बस। मेरी ज़िंदगी में। चंदर ने चाय का प्याला खिसका दिया। जाने किस भाव से उसने बिनती के चेहरे की ओर देखा। वह शांत थी, निर्विकार थी और बिना किसी हिचक के कहती जा रही थी। चंदर चुप था। बिनती ने अपने पाँव से चंदर के पाँव की उंगलियां दबाते हुए पूछा, क्या सोच रहे हैं आप? सुन रहे हैं आप? जाने दो, मैं नहीं सुनूंगा। लेकिन तुम मुझ पर इतना विश्वास क्यों करती हो? चंदर ने पूछा। जाने क्यों, यहाँ आकर मैंने दीदी के साथ आपका व्यवहार देखा, फिर पम्मी वाली घटना हुई। मेरी तन मन में एक विचित्र सी श्रद्धा आपके लिए छा गई। जाने कैसी आरुचि मेरे मन में दुनिया के लिए थी। आपको देखकर मैं फिर स्वस्थ हो गई। ताज्जुब है, तुम्हारे मन की आरुचि दूर हो गई दुनिया के प्रति और मेरे मन की आरुचि बढ़ गई। कैसे अंतर विरोध होते हैं मन की प्रतिक्रियाओं में। एक बात पूछो बिनती, तुम मेरे इतने समीप रही हो, सैकड़ों बार ऐसा हुआ होगा जो मेरे विषय में तुम्हारे मन में शंका पैदा कर देता। तुम सैकड़ों बार मेरे सिर को अपना वक्ष पर रखकर मुझे संतावना दे चुकी हो। तुम मुझे बहुत प्यारी हो, लेकिन तुम जानती हो मैं तुम्हें प्यार नहीं करता हूँ। फिर यह सब क्या है, क्यों है? बिनती चुप रही। पता नहीं क्यों है, मुझे इसमें कभी कोई पाप नहीं दिखा, और कभी दिखा भी तो मन ने कहा कि आप इतने पवित्र हैं, आपका चरित्र इतना ऊंचा है कि मेरा पाप भी आपको छूकर पवित्र हो जाएगा। लेकिन बिनती, बस। बिनती ने चंदर को टोक कर कहा, इससे अधिक आप कुछ मत पूछिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ। चंदर चुप हो गया। चंदर जितना सुलझाने का प्रयास कर रहा था, चीज़ें उतनी ही उलझती जा रही थी। सुधा ने जिंदगी का एक पक्ष चंदर के सामने रखा था। बिनती उसे दूसरी दुनिया में खींच लाई। कौन सच है, कौन झूठ, वह किसका तिरस्कार करे, किसको स्वीकार करे। अगर सुधा गलत पर है तो चंदर का जिम्मा है। चंदर ने सुधा की हत्या की है। लेकिन कितनी भिन्न है दोनों बहनें। बिनती कितनी व्यवहारिक, कितनी यथार्थ, संयंत्र, और सुधा कितनी आदर्श, कितनी कल्पनामयी, कितनी सूक्ष्म, कितनी ऊंची, कितनी सुकुमार और पवित्र। जीवन की समस्याओं के अंतर विरोधों में जब आदमी दोनों पक्षों को समझ लेता है, तब उसके मन में एक ठहराव आ जाता है। वह भावना से ऊपर उठकर स्वच्छ बौद्धिक धरातल पर जिंदगी को समझने की कोशिश करता है। चंदर अब भावना से हटकर जिंदगी को समझने की कोशिश करने में लगा था। वह अब भावना से डरता था। भावना के तूफान में इतनी ठोकरें खाकर अब उसने बुद्धि की शरण ली थी और एक पलायनवादी की तरह भावना से भागकर बुद्धि की एकांकता में छिप गया था। कभी भावुकता से नफरत करता था, अब वह भावना से ही नफरत करने लगा था। इस नफरत का भोग सुधा और बिनती दोनों को ही भुगतना पड़ा। सुधा को उसने एक भी खत नहीं लिखा और बिनती से एक दिन भी ठीक से बातें नहीं की।
जब भावना और सौंदर्य के उपासक को बुद्धि और वास्तविकता की ठेस लगती है, तब वह सहसा कटुता और व्यंग से उबल उठता है। इस वक्त चंदर का मन भी कुछ ऐसा ही हो गया था। जाने कितने जहरीले कांटे उसकी वाणी में उगाए थे, जिन्हें वह कभी भी किसी को चुभाने से बाज नहीं आता था। एक निर्मम निरपेक्षता से वह अपने जीवन की सीमा में आने वाले हर व्यक्ति को कटुता के जहर से अभिषिक्त करता चलता था। सुधा को वह कुछ लिख नहीं सकता था। पम्मी यहाँ थी नहीं, ले देकर बची अकेली बिनती, जिसे इन जहरीली वानों का शिकार होना पड़ रहा था। सितंबर बीत रहा था और अब वह गांव जाने की तैयारी कर रही थी। डॉक्टर साहब ने दिसंबर तक की छुट्टी ली थी और वे भी गांव जाने वाले थे। शादी के महीने भर पहले से उनका जाना ज़रूरी था। चंदर खुश नहीं था, नाराज़ नहीं था। एक स्वर्ग भ्रष्ट देवदूत जिसे पिशाचों ने खरीद लिया हो, उन्हीं की तरह वह जिंदगी के सुख दुख को ठोकर मारता हुआ किनारे खड़ा सभी पर हंस रहा था, खास तौर से नारी पर। उनके मन का सारा जहर बिखरने लगा था और उसमें उसे यह भी अक्सर ध्यान नहीं रहता था कि वह किससे क्या बात कर रहा है। बिनती सब कुछ चुपचाप सहती जा रही थी। बिनती को सुधा की तरह रोना नहीं आता था, ना उसकी चंदर इतनी परवाह ही करता था जितनी सुधा की। दोनों में बातें भी बहुत कम होती थी, लेकिन बिनती मन ही मन दुखी थी। वह क्या करे। एक दिन उसने चंदर के पैर पकड़कर बहुत अनुनय से कहा, आपको यह क्या होता जा रहा है? अगर आप ऐसे ही करेंगे तो हम दीदी को लिख देंगे। चंदर बड़ी भयावनी हंसी हंसा। दीदी को क्या लिखोगी? मुझे अब उसकी परवाह नहीं। वह दिन गए बिनती, बहुत बन लिए हम। हाँ चंदर बाबू, आप लड़की होते तो समझते। सब समझता हूँ मैं कैसा दोहरा नाटक खेलती हैं लड़कियाँ। इधर अपराध करना, उधर मुखबिरी करना। बिनती चुप हो गई। एक दिन जब चंदर कॉलेज से आया तो उसके सिर में दर्द हो रहा था। वह आकर चुपचाप लेट गया। बिनती ने आकर पूछा तो बोला, क्यों? मैं बतलाऊं कि क्या है? तुम मिटा दोगी? बिनती ने चंदर के सिर पर हाथ रख कर कहा, चंदर तुम्हें क्या होता जा रहा है? देखो कैसी हड्डियां निकल आई हैं इधर। इस तरह अपने को मिटाने से क्या फ़ायदा? मिटाने से? चंदर उठकर बैठ गया। मैं मिटाऊंगा अपने को लड़कियों के लिए? छी, तुम लोग अपने को क्या समझती हो? क्या है तुम लोगों में सिवा एक नशीली मानसिकता के? इसके लिए मैं अपने को मिटाऊंगा? बिनती ने चंदर को फिर लिटा दिया। इस तरह अपने को धोखा देने से क्या फ़ायदा चंदर बाबू? मैं जानती हूँ दीदी के ना होने से आपकी ज़िंदगी में कितना बड़ा अभाव है, लेकिन दीदी के ना होने पर क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब आप खूब समझते हैं। मैं जानती हूँ दीदी होती तो आप इस तरह ना मिटाते अपने आप को। मैं जानती हूँ दीदी के लिए आपके मन में क्या था। बिनती ने सिर में तेल डालते हुए कहा। दीदी के लिए क्या था? चंदर हंसा, बड़ी विचित्र हंसी। दीदी के लिए मेरे मन में एक आदर्शवादी भावुकता थी जो अधकचरे मन की उपज थी। एक ऐसी भावना थी जिसके औचित्य पर ही मुझे विश्वास नहीं। वह एक सनक थी। सनक? बिनती थोड़ी देर तक चुपचाप सिर में तेल थाकती रही, फिर बोली, अपनी सांसों से बनाई देव मूर्ति पर इस तरह लात तो न मारिए, आपको शोभा नहीं देता। बिनती की आंख में आंसू आ गए।
कितनी अभागी है दीदी। चंदर एकटक बिनती की ओर देखता रहा और फिर बोला, मैं अब पागल हो जाऊंगा बिनती। मैं आपको पागल नहीं होने दूंगी। मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। मुझे छोड़कर नहीं जाओगी? चंदर फिर हंसा। जाइए आप। अब आप श्रीमती बिनती होने वाली हैं। आपका ब्याह होगा। मैं पागल हो रहा हूँ, इससे क्या हुआ? इन सब बातों से दुनिया नहीं रुकती, शहनाइयाँ नहीं बंद होती, बंधनवार नहीं तोड़े जाते। मैं नहीं जाऊंगी चंदर। तुम मुझे नहीं जानते। तुम्हारी इतनी ताड़ना और व्यंग सहकर भी तुम्हारे पास रही। अब दुनिया भर की लांछना और व्यंग सहकर तुम्हारे पास रह सकती हूँ। बिनती ने तीखे स्वर में कहा। क्यों? तुम्हारे रहने से क्या होगा? तुम सुधा नहीं हो। तुम सुधा नहीं हो सकती। जो सुधा है मेरी ज़िंदगी में, वह कोई नहीं हो सकता, समझी? और मुझ पर एहसान मत जताओ। मैं मर जाऊं, मैं पागल हो जाऊं, किसी का साझा। क्यों तुम मुझ पर इतना अधिकार समझने लगी? अपनी सेवा के बल पर मैं इतनी रत्ती भर परवाह नहीं करता। जाओ यहाँ से। और उसने बिनती को धकेल दिया। तेल की शीशी उठाकर बाहर फेंक दी। बिनती रोती हुई चली गई। चंदर उठा और कपड़े पहनकर बाहर चल दिया। ये लड़कियां समझती हैं एहसान कर रही हैं मुझ पर। बिनती के जाने की तैयारी हो गई थी और लिया दिया जाने वाला सारा सामान पैक हो रहा था। डॉक्टर साहब भी महीने भर की छुट्टी लेकर साथ जा रहे थे। उस दिन की घटना के बाद फिर बिनती चंदर से बिल्कुल ही नहीं बोली। चंदर भी कभी नहीं बोला। ये लोग कार पर जाने वाले थे। सारा सामान पीछे आगे लदा जाने वाला था। डॉक्टर साहब कार लेकर बाजार गए थे। चंदर उनका हॉल डोल संभाल रहा था। बिनती आई और बोली, मैं आपसे बात ही कर सकती हूँ? हाँ हाँ, तुम उस दिन की बात का बुरा मान गई। अमूमन लड़कियाँ सच्ची बात का बुरा मान जाती हैं। बोलो, क्या बात है? चंदर ने इस तरह कहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बिनती की आंख में आंसू थे। चंदर, आज मैं जा रही हूँ। हाँ, ये तो मालूम है। उसी का इंतज़ाम कर रहा हूँ। पता नहीं मैंने क्या अपराध किया चंदर कि तुम्हारा स्नेह खो बैठी। ऐसा ही था चंदर, तो आते ही आते इतना स्नेह तुमने दिया ही क्यों था? मैं तुमसे कभी भी दीदी का स्थान नहीं मांग रही थी। तुमने मुझे गलत क्यों समझा? नहीं बिनती, मैं अब स्नेह इत्यादि पसंद नहीं करता हूँ। पूर्ण परिपक्व मनुष्य हूँ और यह सब भावनाएं अब अच्छी नहीं लगती मुझे। स्नेह वगैरह की दुनिया अब मुझे बड़ी उथली लगती है। तभी चंदर, इतने दिन मैंने रोते रोते बिताए। तुमने एक बार पूछा भी नहीं। ज़िंदगी में सिवा दीदी और तुम्हारे कौन था? तुमने मेरे आंसुओं की परवाह नहीं की। तुम्हें कसूर नहीं देती। कसूर मेरा ही होगा चंदर। नहीं, कसूर की बात नहीं बिनती। औरतों की रोने की कहाँ तक परवाह की जाए। वे कुत्ते बिल्ली तक के लिए उतने ही दुख से रोती हैं। खैर चंदर, ईश्वर करे तुम जीवन भर इतने मजबूत रहो। मैंने अगर कभी तुम्हारे लिए कुछ किया, वैसे किया भी क्या, लेकिन अगर कुछ भी किया तो सिर्फ इसलिए कि मेरे मन की जाने कितनी ममता तुमने जीत ली, या मैं हमेशा इस बात के लिए पागल रहती थी कि तुम्हें ज़रा सा भी ठेस ना पहुँचे। मैं क्या कर डालूँ तुम्हारे लिए? तुम्हारे व्यक्तित्व ने मुझे जादू में बांध लिया था। तुम मुझसे कुछ भी करने के लिए कहते तो मैं हिचक नहीं सकती थी। लेकिन खैर, तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं थी। तुम पर भार ओढ़ती थी मैंने अपने को खींच लिया। अब कभी तुम्हारे जीवन में आने का साहस नहीं करूँगी। यह भी कैसे कहूँ कि कभी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे तूफ़ानी व्यक्तित्व के सामने मैं बहुत तुच्छ हूँ, तिनके से भी तुच्छ। लेकिन आज जा रही हूँ, अब कभी यहाँ आने का साहस न करूँगी। लेकिन क्या चलते वक्त आशीर्वाद भी ना दोगे? कुछ आगे का रास्ता ना बताओगे? बिनती ने झुककर चंदर के पैर पकड़ लिए
और सिसक सिसक कर रोने लगी। चंदर ने बिंती को उठाया और पास की कुर्सी पर बिठा दिया और सिर पर हाथ रख कर बोला, आशीर्वाद देवताओं से मांगा जाता है। मैं अब प्रेत हो चुका हूँ बिंती। चंदर अब एकांत चाहता था और वह चंदर को मिल गया था। पूरा घर खाली था, एक महाराजन, माली और नौकर, और सारे घर में सिर्फ सन्नाटा, और उस सन्नाटे का प्रेत चंदर। चंदर चाहे जितना टूट जाए, चाहे जितना बिखर जाए, लेकिन चंदर हारने वाला नहीं था। वह हार भी जाए लेकिन हार स्वीकार करना उसे नहीं आता था। उसके मन में अब सन्नाटा था। अपने मन के पूजा गृह में स्थापित सुधा की पावन प्रांजल देव मूर्ति को उसने कठोरता से उठाकर बाहर फेंक दिया था। मंदिर की मूर्तिमयी पवित्रता बिंती को अपमानित कर दिया था और मंदिर के पूजा उपकरणों को, अपने जीवन के आदर्शों और मानदंडों को उसने चूर चूर कर डाला था। और बुतशकीन विजेता की तरह क्रूरता से हंसते हुए मंदिर के भग्नावशेषों पर कदम रख कर चल रहा था। उसका मन टूटा हुआ खंडहर था, जिसके उजाड़ बेछत कमरों में चमगादड़ बसेरा करते हैं और जिसके ध्वंसावशेषों पर गिरगिट पहरा देते हैं। काश कि कोई उन खंडहरों की ईंटें उलट कर देखता तो हर पत्थर के नीचे पूजा मंत्र सिसकते हुए मिलते। हर धूल की परत में घंटियों की बेहोश ध्वनियाँ मिलती। हर कदम पर मुरझाए हुए पूजा के फूल मिलते और हर शाम सवेरे भग्न देव मूर्ति का करुण रुदन दीवारों पर सिर पटकता हुआ मिलता। लेकिन चंदर ऐसा वैसा दुश्मन नहीं था। उसने मंदिर को चूर चूर कर उस पर अपने गर्व का पहरा लगा दिया था कि कभी कोई उस पर खंडहर के अवशेष कुरेद कर पुराने विश्वास, पुरानी अनुभूतियाँ, पुरानी पूजाएं फिर से ना जगा दे। बुतशकीन तो मंदिर तोड़ने के बाद सारा शहर जला देता है ताकि शहर वाले फिर उस मंदिर को ना बना पाएं। ऐसा था चंदर। अपने मन को सुनसान कर लेने के बाद उसने अपनी ज़िंदगी, अपना रहन सहन, अपना मकान और अपना वातावरण भी सुनसान कर लिया था। अगहन आ गया था, लेकिन उसके चारों ओर जेठ की दोपहरी से भी भयानक सन्नाटा था। बिंती जब से गई उसने कोई खत नहीं भेजा था। सुधा के भी पत्र बंद हो चुके थे। पम्मी के 2 खत आए। पम्मी आजकल दिल्ली घूम रही थी, लेकिन चंदर ने पम्मी को कोई जवाब नहीं दिया। अकेला अकेला, बिल्कुल अकेला, सहारा मरुस्थल की नीरस भयावनी शांति, और वह भी जब टीलों की अधमरी छायाएं लहरदार बालू पर धीरे धीरे रेंग रही हो। बिंती के ब्याह को 15 दिन रह गए थे कि सुधा का एक पत्र आया। मेरे देवता, मेरे नयन, मेरे पंथ, मेरे प्रकाश, आज कितने दिनों बाद तुम्हें खत लिखने का मौका मिल रहा है। सोचा था बिंती के ब्याह के महीने भर पहले गांव आ जाऊंगी तो एक दिन के लिए तुम्हें आकर देख जाऊंगी, लेकिन इरादे इरादे हैं और ज़िंदगी ज़िंदगी। अब सुधा अपने जेठ और सास के लड़के की गुलाम है। ब्याह के दूसरे दिन ही चला जाना होगा। तुम्हें यहाँ बुला लेती, लेकिन यहाँ बंधन और पर्दा तो ससुराल से भी बदतर है। मैंने बिंती से तुम्हारे बारे में बहुत पूछा, वह कुछ नहीं बताई। पापा से इतना मालूम हुआ कि तुम्हारी थीसिस छपने गई है। कन्वेक्शन नज़दीक है। तुम्हें याद है, वादा था कि तुम्हारा गाउन पहनकर मैं फ़ोटो खिंचवाऊंगी। वह दिन याद करती हूँ तो जाने कैसा होने लगता है। एक कन्वेक्शन की फ़ोटो खिंचवा कर ज़रूर भेजना। क्या तुमने बिंती को कोई दुख दिया था? बिंती हर दम तुम्हारी बात पर आंसू भर लाती है। मैंने तुम्हारे भरोसे बिंती को वहाँ छोड़ा था। मैं उससे दूर,
माँ का सुख उसे मिला नहीं, पिता मर गए। क्या तुम उसे इतना भी प्यार नहीं दे सकते? मैंने तुम्हें बार बार सहेज दिया था। मेरी तंदुरुस्ती अब कुछ कुछ ठीक है, लेकिन जाने कैसी है। कभी कभी सिर में दर्द होने लगता है, जी मिचलाने लगता है। आजकल वह बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन वे मुझको समझ नहीं पाए। सारे सुख और आज़ादी के बीच में कितनी असंतुष्ट हूँ, मैं कितनी परेशान हूँ। लगता है हज़ारों तूफ़ान हमेशा नसों में गहराई करते हैं। चंदर, एक बात कहूँ, अगर बुरा न मानो तो। आज शादी के 6 महीने बाद भी मैं यही कहूँगी चंदर कि तुमने अच्छा नहीं किया। मेरी आत्मा सिर्फ तुम्हारे लिए बनी थी। उसके रेशे में वे तत्व हैं जो तुम्हारी ही पूजा के लिए थे। तुमने मुझे दूर फेंक दिया, लेकिन इस दूरी के अंधेरे में भी जन्म जन्मांतर तक भटकती हुई सिर्फ तुम ही को ढूंढूंगी। इतना याद रखना, और इस बार अगर तुम मिल गए तो ज़िंदगी की कोई ताकत, कोई आदर्श, कोई सिद्धांत, कोई प्रवंचना मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकेगी। लेकिन मालूम नहीं पुनर्जन्म सच है या झूठ। अगर झूठ है तो सोचो चंदर कि इस अनादिकाल के प्रवाह में सिर्फ एक बार मैंने अपनी आत्मा का सत्य ढूंढ पाया था, और अब अनंत काल के लिए उसे खो दिया। अगर पुनर्जन्म नहीं है तो बताओ मेरे देवता, क्या होगा? करोड़ों सृष्टियाँ होंगी, प्रलय होंगे, और मैं अर्थप्रत चिंगारी की तरह असीम आकाश में तड़पती हुई अंधेरे की हर परत से टकराती रहूँगी, न जाने कब तक के लिए। ज्यों ज्यों दूरी बढ़ती जा रही है, त्यों त्यों पूजा की प्यास बढ़ती जा रही है। काश मैं सितारों के फूल और सूरज की आरती से तुम्हारी पूजा कर पाती, लेकिन जानते हो मुझे क्या करना पड़ रहा है? मेरे छोटे भतीजे नीलू ने पहाड़ी चूहे पाले हैं। उनके पिंजड़े के अंदर एक पहिया लगा है और ऊपर घंटियाँ लगी हैं। अगर कोई अभागा चूहा उस चक्र में उलझ जाता है तो ज्यों ज्यों छूटने के लिए वह पैर चलाता है, त्यों त्यों चक्र घूमने लगता है, घंटियाँ बजने लगती हैं। नीलू बहुत खुश होता है, लेकिन चूहा थक कर बेदम होकर नीचे गिर पड़ता है। कुछ ऐसे ही चक्र में फंस गई हूँ चंदर। संतोष सिर्फ इतना है कि घंटियाँ बजती हैं तो शायद तुम उन्हें पूजा के मंदिर की घंटियाँ समझते होंगे, लेकिन खैर सिर्फ इतनी प्रार्थना है चंदर कि अब थक कर जल्दी ही गिर जाऊं। मेरे भाग्य, खत का जवाब जल्दी ही देना। पम्मी अभी आई या नहीं? तुम्हारी जन्म जन्म की प्यासी सुधा। चंदर ने खत पढ़ा और फौरन लिखा, प्रिय सुधा, तुम्हारी पत्र बहुत दिनों के बाद मिला। तुम्हारी भाषा वहाँ जाकर बहुत निखर गई है। मैं तो समझता हूँ कि अगर खत कहीं छुपा दिया जाए तो लोग इसे कैसे रोमांटिक उपन्यास का अंश समझें, क्योंकि उपन्यासों के ही पात्र ऐसे खत लिखते हैं, वास्तविक जीवन के नहीं। खैर, मैं अच्छा हूँ। हर एक आदमी ज़िंदगी में समझौता कर लेता है, किंतु मैंने ज़िंदगी से समर्पण कराकर उसके हथियार रख लिए हैं। अब किले के बाहर ले आने वाली आवाज़ें अच्छी नहीं लगती, ना खतों के पाने की उत्सुकता, न जवाब लिखने का आग्रह। अगर मुझे अकेला छोड़ दो तो बहुत अच्छा होगा। मैं विनती करता हूँ, मुझे खत मत लिखना आज, विनती करता हूँ। क्योंकि आज्ञा देने का अब साहस भी नहीं, अधिकार भी नहीं, व्यक्तित्व भी नहीं। खत तुम्हारा तुम्हें भेज रहा हूँ। कभी ज़िंदगी में कोई ज़रूरत आ पड़े तो ज़रूर याद करना, बस इसके अलावा कुछ नहीं। अपने में संतुष्ट चंद्रकुमार कपूर। उसके बाद फिर वही सुनसान ज़िंदगी का ढर्रा।
खंडहर के सन्नाटे में भूल कर आई हुई बांसुरी की आवाज़ की तरह सुधा का ध्यान आया और चला गया। खंडहर का सन्नाटा, सन्नाटे के उल्लू, गिरगिट और पत्थर कांपे और फिर मुस्तैदी से अपनी जगह पर जम गए। और उसके बाद फिर वही उदास सन्नाटा, टूटता हुआ सा अकेलापन और मूर्छित दोपहरी के फूल सा चंदर। नवंबर का एक खुशनुमा विहान, सोने के कांपते तारे सुबह की ठंडी हवाओं में उलझे हुए थे। आकाश एक छोटे बच्चे के नीलम नयनों की तरह भोला और स्वच्छ लग रहा था। क्यारियां शरद के फूलों से भर गई थी और एक नई ताजगी मौसम और मन में पुलक उठी थी। चंदर अपना पुराना कत्थई स्वेटर और पीले रंग के पश्मीने का लंबा कोट पहने लॉन पर टहल रहा था। छोटे छोटे पिल्ले धूप पर किलोल कर रहे थे। सहसा एक कार आकर रुकी और पम्मी उसमें से कूद पड़ी और कवारी हिरनी की तरह दौड़कर चंदर के पास पहुंच गई। हेलो माय बॉय, मैं आ गई। चंदर कुछ नहीं बोला। आओ ड्राइंग रूम में बैठो, उसने उसी मुर्दा सी आवाज़ में कहा। उसे पम्मी के आने की कोई प्रसन्नता नहीं थी। पम्मी उसके उदास चेहरे को देखती रही, फिर उसके कंधे पर हाथ रख कर बोली, क्यों कपूर, कुछ बीमार हो क्या? नहीं, आजकल मुझे मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता, अकेला घर भी है, उसने उसी फीकी आवाज़ में कहा। क्यों, मिस सुधा कहाँ है और डॉक्टर शुक्ला? वे लोग मिस बिंती की शादी में गए हैं। अच्छा, उसकी शादी भी हो गई? डैम इट, जैसे ये लोग पागल हो गए हैं। बर्टी, सुधा, बिंती, क्यों मिलते जुलते क्यों नहीं तुम? यूं ही मन नहीं होता। समझ गई, जो मुझे 3-4 साल पहले हुआ था। कुछ निराशा हुई है तुम्हें? पम्मी बोली। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कहना मत अपनी ज़बान से, स्वीकार कर लेने से पुरुष का गर्व टूट जाता है। यही तो तुम्हारे चरित्र में मुझे प्यारा लगता है। खैर, ये ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हें ऐसे नहीं रहने दूंगी। मसूरी में इतने दिन क्या करती रही? चंदर ने पूछा। योग साधन, पम्मी ने हंसकर कहा। जानते हो, आजकल मसूरी में बर्फ़ पड़ रही है। मैंने कभी बर्फ़ के पहाड़ नहीं देखे थे। अंग्रेज़ी उपन्यासों में बर्फ़ पड़ने का जिक्र सुना बहुत था। सोचा देखती आऊँ। क्या कपूर, तुम खत क्यों नहीं लिखते थे? मन नहीं होता था। अच्छा, बर्टी की शादी कब होगी? चंदा ने बात टालने के लिए कहा। हो भी गई, मैं आ भी नहीं पाई कि सुनते हैं जैनी एक दिन बर्टी को पकड़कर खींच ले गई और पादरी से बोली अभी शादी करा दो। उसने शादी करा दी। लौटकर जैनी ने बर्टी का शिकारी सूट फाड़ डाला और अच्छा सा सूट पहना दिया। बड़े विचित्र हैं दोनों। एक दिन सर्दी के वक्त बर्टी स्वेटर उतार कर जैनी के कमरे में गया तो मारे गुस्से की जैनी ने सिवा पतलून के सारे कपड़े उतार कर बर्टी को कमरे से बाहर निकाल दिया। मैं तो जब से आई हूँ रोज़ नाटक देखती हूँ। हाँ देखो, ये तो मैं भूल ही गई। और उसने अपनी जेब से पीतल की एक छोटी सी मूर्ति निकाल कर मेज पर रखी। एक भूटिया औरत इसे बेच रही थी। मैंने इसे मांगा तो वह बोली यह सिर्फ मर्दों के लिए है। मैंने पूछा क्यों, तो बोली इसे अगर मर्द पहन ले तो उस पर किसी औरत का जादू नहीं चलता। वह औरत या तो मर जाती है या भाग जाती है या उसका ब्याह किसी दूसरे से हो जाता है। तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए लेती चलूं। चंदर ने देखा वह अवलोकितेश्वर की महायानी मूर्ति थी। उसने हंसकर उसे ले लिया, फिर बोला, और क्या लाई अपने लिए? अपने लिए एक नया रहस्य लाई हूँ। क्या? इधर देखो मेरी ओर, मैं सुंदर लगती हूँ? चंदर ने देखा, पम्मी 18 साल की लड़की सी लगने लगी है। चेहरे के कोने भी जैसे गोल हो गए थे और मुंह पर बहुत ही भोलापन आ गया था। आँखों में कंवारापन आ गया था।
चेहरे पर सोना और केसर, चंपा हर श्रृंगार घुल मिल गए थे। सचमुच पम्मी, लगता है जैसे कौमार्य लौट आया है तुम पर तो। परियों के कुंज से अपना बचपन फिर चुरा लाई क्या? नहीं कपूर, यही तो रहस्य लाई हूँ, हमेशा सुंदर बने रहने का, और परियों के कुंजों से नहीं, गुनाहों की कुंजों से। मैंने हिमालय की छाह में एक नया संगीत सुना कपूर, मासलता का संगीत। मसूरी के समाज में घुल मिल गई और मादक अनुभूतियां बटोरती रही बिना किसी पश्चाताप के, और मैंने देखा कि दिनों दिन निखरती जा रही हूँ। कपूर, काम वासना इतना बुरा नहीं जितना मैं समझती थी, तुम्हारी क्या राय है? हाँ, मैं देख रहा हूँ, काम वासना लोगों को उतना बुरा नहीं लगता जितना मैं समझता था। नहीं चंदर, सिर्फ इतना ही नहीं। अच्छा मान लो जैसे तुम आजकल उदास हो और तुम्हारा सिर इस तरह अपनी गोद में रख लूं, तो कुछ संतोष नहीं होगा तुम्हें? और पम्मी ने चंदर का सिर सचमुच अपने श्वासांदोलित वक्ष में चिपका लिया। चंदर छल्ला कर अलग हट गया। कैसी अजब लड़की है। थोड़ी देर चुप बैठा रहा, फिर बोला, क्यों पम्मी, तुम एक लड़की हो, मैं तुम्ही से पूछता हूँ, क्या लड़कियों के प्रेम में काम वासना अनिवार्य है? हाँ, पम्मी ने स्पष्ट शरों में जोर देकर कहा। लेकिन पम्मी, मैं तुमसे नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन एक लड़की है जिसको मैंने प्यार किया है, लेकिन शायद वह मुझसे शादी नहीं कर पाएगी। मेरी उसके कोई शारीरिक संबंध भी नहीं है। क्या तुम इसे प्यार नहीं कहोगी? कुछ दिन बाद जब उसकी शादी हो जाए तब पूछना, तुम्हारा सारा प्रेम मर जाएगा। पहले मैं भी तुमसे कहती थी, पुरुष और नारी के संबंधों में एक अंतर ज़रूरी है। अब लगता है यह सब एक भुलावा है, अपने से पम्मी ने कहा। लेकिन दूसरी बात तो सुनो, उसी की एक सखी है, वह जानती है कि मैं उसकी सखी को प्यार करता हूँ, उसे नहीं कर सकता। कहीं काम वासना की तृप्ति का सवाल नहीं, फिर भी वह मुझे प्यार करती है, इसे तुम क्या कहोगे? चंदर ने पूछा। ये और दूसरे ढंग की परिस्थिति है। देखो कपूर, तुमने हिप्नोटिज्म के बारे में नहीं पढ़ा। ऐसा होता है कि अगर कोई हिप्नोटिस्ट एक लड़की को हिप्नोटाइज कर रहा है और बगल में एक दूसरी लड़की बैठी है जो चुपचाप यह देख रही है, तो वातावरण के प्रभाव से अक्सर ऐसा देखा जाता है कि वह भी हिप्नोटाइज हो जाती है, लेकिन वह एक क्षणिक मानसिक मूर्छा होती है जो टूट जाती है, पम्मी ने कहा। चंदर को लगा जैसे बहुत कुछ सुलझ गया। एक क्षण में उसके मन का बहुत सा भार उतर गया। पम्मी, मुझे तुम्हें एक लड़की मिली हो जो साफ बातें करती हो और एक शुद्ध तर्क और बुद्धि के धरातल से। बस मैं आजकल बुद्धि का उपासक हूँ, भगवान से छेड़ है। बुद्धि और शरीर बस यही दो आदमी के मूल तत्व हैं। हृदय तो दोनों के अंत संघर्ष का उलझन का नाम है, पम्मी ने कहा और सहसा घड़ी देखते हुए बोली, 9 बज रहे हैं, चलो 9:30 से मैटिनी है, आओ दिखाएं। मुझे कॉलेज जाना है, मैं जाऊंगा नहीं कहीं। आज इतवार है प्रोफेसर कपूर, पम्मी चंदर को उठाकर बोली। मैं तुम्हें उदास नहीं होने दूंगी मेरे मीठे सपने। तुमने भी मुझे इस उदासी के इंद्रजाल से छुड़ाया था, याद है ना? और चंदर के माथे पर अपने गरम मुलायम होठ रख दिए। माथे पर पम्मी के होठों की गुलाबी आग चंदर की नसों को गुदगुदा गई। वह क्षण भर के लिए अपने को भूल गया। पम्मी के रेशमी फ्रॉक के गुदगुदाते हुए स्पर्श, उसके वक्ष की अलभ्य गरमाई और उसके स्पर्श के जादू में खो गया। उसके अंग अंग में सुबह की शबनम ढलकने लगी। पम्मी उसके बालों को उंगलियों से सुलझाती रही, फिर कपूर के गाल थपथपा कर बोली, चलो कपूर। कपूर जाकर बैठ गया। तुम ड्राइव करो, पम्मी बोली। चंदर ड्राइव करने लगा।
पम्मी कभी उसके कॉलर, कभी उसके बाल, कभी उसके होठों से खेलती रही। सात चांद की रानी ने आखिर अपनी निगाहों के जादू से सन्नाटे के प्रेत को जीत लिया। स्पर्शों के सुकुमार रेशमी तारों ने नगर की आग को शबनम से सींच दिया। ऊबड़ खाबड़ खंडहर को अंगों के गुलाब की पंखुड़ियों से ढक दिया और पीढ़ा के अंधियारे को सीपियां पलकों से झरने वाली दूधिया चांदनी से धो दिया। एक संगीत की लय थी जिसमें स्वर्ग भ्रष्ट देवता खो गया। संगीत की लय थी या उद्दाम यौवन का भरा हुआ ज्वार था जो चंदर को एक मासूम फूल की तरह बहा ले गया। जहाँ पूजा दीप बुझ गया था वहाँ तरुणाई की सांस की इंद्रधनुषी समा झिलमिला उठी थी। जहाँ फूल मुरझा कर धूल में मिल गए थे वहाँ पुखराजी स्पर्शों के सुकुमार हर सिंगार झर पड़े। आकाश के चांद के लिए जिंदगी के आंगन में मचलता हुआ कन्हैया थाली के प्रतिबिंब में ही भूल गया। चंदर के शाम में पम्मी के अदमय रूप की छाह में मुस्कुरा उठी। ठीक 4 बजे पम्मी आती, कार पर चंदर को ले जाती और चंदर 8 बजे लौटता। प्यार के बिना कितने महीने कट गए। पम्मी के बिना एक शाम नहीं बीत पाती। लेकिन अब भी चंदर ने अपने को इतना दूर रखा था कि कभी पम्मी के होठों के गुलाबों ने चंदर के होठों के मूंगे से बातें भी नहीं की थी। एक दिन रात को जब वह लौटा तो देखा कि अपनी कार आ गई है। उसका मन फूल उठा। जैसे कोई अनाथ बच्चा अपने संरक्षण की गोद के लिए तड़प उठता है, वैसे ही वह पिछले 1.5 महीने से डॉक्टर साहब के लिए तरस गया था। जहाँ इस वक्त उसके जीवन में सिर्फ नशा और निरस्ता थी, वहीं हृदय के एक कोने में सिर्फ एक सुकुमार भावना शेष रह गई थी। वह थी डॉक्टर शुक्ला के प्रति। वह भावना कृतज्ञता की भावना नहीं थी। डॉक्टर शुक्ला इतने दूर नहीं थे कि अब वह उनके प्रति कृतज्ञ हो। इतने बड़े हो जाने पर भी वह जब कभी डॉक्टर को देखता था तो लगता था जैसे कोई नन्हा बच्चा अपने अभिभावक की गोद में आकर निश्चिंत हो जाता है। उसने पास आकर देखा डॉक्टर साहब बरामदे में टहल रहे थे। चंदर दौड़कर उनके पांव पर गिर पड़ा। डॉक्टर साहब ने उसे उठाकर गले लगा लिया और बड़े प्यार से उसकी पीठ पर हाथ रखकर बोले, कॉन्वेक्शन हो गया, डिग्री जीत लाए। जी हाँ, बड़ी विनम्रता से चंदर ने कहा। बहुत ठीक, अब डीएलएड की तैयारी करो, तुम्हें जल्दी ही सेंट्रल गवर्नमेंट में जाना है। डॉक्टर साहब बोले, मैं तो 15 जनवरी को दिल्ली जा रहा हूँ, कम से कम साल भर के लिए। इतनी जल्दी? ऑफ़र कब आया? चंदर ने अचरज से पूछा। मैं उन दिनों दिल्ली गया था ना, तभी एजुकेशन मिनिस्टर से बात हुई थी। डॉक्टर साहब ने चंदर को देखते हुए कहा, अरे तुम कुछ दुबले हो रहे हो, क्यों? महाराजन ने ठीक से काम नहीं किया? नहीं, चंदर हंसकर बोला, बिंती की शादी ठीक ठाक हो गई। बिंती की शादी? डॉक्टर साहब ने सिर झुकाए हुए टहलते हुए एक बड़ी फीकी हंसकर कहा, बिंती और तुम्हारी बुआ जी दोनों अंदर है। अंदर है? चंदर को ये रहस्य कुछ समझ में ही नहीं आता था। इतनी जल्दी बिंती लौट आई? बिंती गई ही कहाँ? डॉक्टर साहब ने बहुत चुपचाप सिर झुका कर कहा और बहुत करुण उदासी उनके मुंह पर छा गई। वह बेचैनी से बरामदे में टहलने लगे। चंदर का साहस नहीं हुआ कुछ पूछने का, कुछ अमंगल अवश्य हुआ है। वह अंदर गया। बुआ जी अपनी कोठरी में सामान रख रही थी और बिंती बैठी सिल पर उड़द की दाल पीस रही थी। बिंती ने चंदर को देखा, दाल में सने हुए हाथ जोड़कर प्रणाम किया, सिर को आंचल से ढककर चुपचाप दाल पीसने लगी। कुछ बोली नहीं। चंदर ने प्रणाम किया और जाकर बुआ के पैर छू लिए। अरे चंदर, आओ बेटवा, हम तो लुट गए।
और बुआ वहीं देहरी पर सिर थाम कर बैठ गई। क्या हुआ बुआ जी? होता का भैया, जौन बदा रहा भाग में ओ ही भवा। और बुआ अपनी धोती से आंसू पोंछ कर बोली, ई हमरी छाती पर मूंग दरे के लिए बदी रही तौन जमी है। भगवान कोनो को ऐसी कलंकिनी बिटिया न दे। 3 भवरी के बाद बारात उठ गई भैया, हमारा तो कुल डूब गया। और बुआ जी ने उच्च स्वर में रुदन शुरू किया। बिन्ती ने चुपचाप हाथ धोए और उठकर छत पर चली गई। चुप रहो हो, अब रोए रोए के काहे जिन हलकान करत हो। गुणवंती बिटिया बाय, हजारन आय के बिटिया के लिए कोड़े गिरे हैं, अपना एकांत होए के बैठो। महाराजन ने पूड़ी उतारते हुए कहा। आखिर बात क्या हुई महाराजन? चंदन ने पूछा। महाराजन ने बताया, उससे पता लगा कि लड़के वाले बहुत ही संकीर्ण मना और स्वार्थी थे। पहले मालूम हुआ कि लड़का उन्होंने ग्रेजुएट बताया था, वह था इंटर फेल। फिर दरवाजे पर झगड़ा किया उन्होंने, डॉक्टर साहब बहुत बिगड़ गए। अंत में मंडवे में लोगों ने देखा कि लड़के के बाएं हाथ की उंगलियां गायब है। डॉक्टर साहब इस बात पर बिगड़े और उन्होंने मंडवे से बिन्ती को उठवा दिया। फिर बहुत लड़ाई हुई, लाठी तक चलने की नौबत आ गई। जैसे तैसे झगड़ा निपटा। 3 भमरों के बाद ब्याह टूट गया। अब बताओ भैया। सहसा बुआ आंसू पोंछ कर गरज उठी। ई इन्हें का हुई गवा रहा, इनकी मती मारी गई। गुस्से में आई कि बिन्ती को उठवाए लेहिन। अब हम इतनी बड़ी बिटिया ले के कहाँ जाए? हमारी बिरादरी में कौन पूछिए का? इतना पढ़ लिख के इन्हें का सोचा? अरे लड़की वाले हमेशा दब के चले चाहिए। अरे तो क्या आंख बंद कर लेते? लंगड़े लूले लड़के से कैसे ब्याह कर देते बुआ? तुम भी गजब करती हो। चंदर बोला। भैया, जे के भाग लंगड़ा लूला बदा होई ओका ओही मिली। लड़कियन को निभा करे के चाही कि शक्ल देखे चाही। अब बहन ब्याह के बाद कोनो के हाथ गोड़ टूट जाए तो औरत अपने आदमी को छोड़ के गली गली की हांडी चाटे। हम रहे तो जब बिन्ती 3 बरस की हुई गई तब उनकी शक्ल उजेरे में देखा रहा। जैसा भाग में रहा तैसा होता। चंदन ने विचित्र हृदयहीन तर्क को सुना और आश्चर्य से बुआ की ओर देखने लगा। बुआ जी बकती जा रही थी। अब कहते हैं कि बिन्ती को पढ़बे, ब्याह न करबे, रही सही इज्जत भी बेच रहे हैं। हमार तो किस्मत फूट गई। और वह फिर रोने लगी। पैदा होते काहे नहीं मर गई? कुल बोरनी, कुलच्छनी, अभागिन। सहसा बिन्ती छत से उतरी और आंगन में आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आग भरी थी। बस करो माँ जी, वह चीख कर बोली। बहुत सुन लिया मैंने, अब और बर्दाश्त नहीं होता। तुम्हारे कोसने से अब तक नहीं मरी, ना मरूंगी। अब मैं सुनूंगी नहीं। मैं साफ कह देती हूँ, तुम्हें मेरी शक्ल अच्छी नहीं लगती तो जाओ तीर्थ यात्रा में अपना परलोक सुधारो, भगवान का भजन करो, समझी कि नहीं? चंदर ने ताज्जुब से बिन्ती की ओर देखा। वह वही बिन्ती है जो माँ जी की ज़रा ज़रा सी बात से लिपट कर रोया करती थी। बिन्ती का चेहरा तमतमाया हुआ था और गुस्से से बदन कांप रहा था। बुआ उछल कर खड़ी हो गई और दुगुनी चीख कर बोली, अब बहुत जबान चले लगी है। कौन है तो और जय के बल पे ये चमक दिखावत है? हम काट के धर देवे तो के बताए देत है। मुँह झोसी, ऐसी ना होती तो काहे दिन देखी पड़त। उन्हें तो खाए गई, हमहू का खाए लेव। अपना मुँह पीट कर बुआ बोली। तुम इतनी मीठी नहीं हो माँ जी कि तुम्हें खा लूँ, बिन्ती ने और तड़प कर जवाब दिया। चंदर स्तब्ध हो गया। ये बिन्ती पागल हो गई है, अपनी माँ को क्या कह रही है? छी बिन्ती, पागल हो गई क्या? चलो उधर, चंदर ने डांट कर कहा। चुप रहो चंदर, हम भी आदमी हैं, हमें जितना बर्दाश्त किया है हम ही जानते हैं, हम क्यों बर्दाश्त करें? और तुमसे क्या मतलब? तुम कौन होते हो हमारे बीच में बोलने वाले? क्या है ये सब? तुम लोग सब पागल हो गए क्या? बिन्ती, ये क्या हो रहा है? सहसा डॉक्टर साहब ने आकर कहा।
बिन्ती दौड़कर डॉक्टर साहब से लिपट गई और रो कर बोली, मामा जी, मुझे दीदी के पास भेज दीजिए, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। अच्छा बेटी, अच्छा, जाओ चंदर, डॉक्टर साहब ने कहा। बिन्ती चली गई तो बुआ जी से बोले, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, उस पर गुस्सा उतारने से क्या फ़ायदा, हमारे सामने ये सब बातें करोगी तो ठीक नहीं होगा। अरे हम काहे बोलबे, हम तो मर जाएंगे तो अच्छा है। बुआ जी पर जैसे देवी माँ आ गई हो, इस तरह से झूम झूम कर रो रही थी, हम तो वृंदावन जाए के डूब मरी। अब हम तुम लोगन की शक्ल ना देखबे, हम मर जाई तो चाहे बिन्ती को पढ़ायो, चाहे नचायो गवायो, हम अपनी आँख से न देखबे। उस रात को किसी ने खाना नहीं खाया। एक विचित्र सा विषाद सारे घर पर छाया हुआ था। जाड़ी की रात का गहन अंधेरा खामोश छाया हुआ था। महज एक अमंगल छाया की तरह कभी कभी बुआ जी का रुदन अंधेरे को झकझोर जाता था। सभी चुपचाप भूखे सो गए थे। दूसरे दिन बिन्ती उठी और महाराजन के आने के पहले ही उसने चूल्हा जलाकर चाय चढ़ा दी। थोड़ी देर में चाय बनाकर और टोस्ट भूनकर वह डॉक्टर साहब के सामने रखाई। डॉक्टर साहब कल की बातों से बहुत ही व्यथित थे। रात को भी उन्होंने खाना नहीं खाया था। इस वक्त भी उन्होंने मना कर दिया था। बिन्ती चंदर के कमरे में गई। चंदर, मामा जी ने कल रात को कुछ भी नहीं खाया, तुमने भी नहीं खाया, चलो चाय पी लो। चंदर ने मना किया तो बिन्ती बोली, तुम पी लोगे तो मामा जी भी शायद पी लें। चंदर चुपचाप गया। बिन्ती थोड़ी देर में गई तो देखा दोनों चाय पी रहे हैं। वे आकर मेवा निकालने लगी। चाय पीते पीते डॉक्टर साहब ने कहा, चंदर, ये पासबुक लो, 500 निकाल लो और 2000 का हिसाब अलग करवा दो। अच्छा देखो, मैं तो चला जाऊंगा दिल्ली। बिन्ती को शाहजहाँपुर भेजना ठीक नहीं है। वहाँ 4 रिश्तेदार हैं, 20 तरह की बातें होंगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब आगे जब तक ये चाहे पढ़े, अगर कहो तो यहाँ छोड़ जाऊँ, तुम पढ़ाते रहना। बिन्ती आ गई और तश्तरी में भुना मेवा रख कर उसमें नमक मिला रही थी। चंदर ने एक स्लाइस उठाई और उस पर नमक लगाते हुए बोला, वैसे आप यहाँ छोड़ जाएं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अकेले घर में अच्छा नहीं लगता। दो एक रोज़ की बात दूसरी होती है, एकदम से साल भर के लिए, आप समझ लें। हाँ बेटा, कहते तो तुम ठीक हो। अच्छा, कॉलेज की हॉस्टल में अगर रख दिया जाए? डॉक्टर साहब ने पूछा। मैं लड़कियों को हॉस्टल में रखना ठीक नहीं समझता, चंदर बोला। घर के वातावरण और वहाँ के वातावरण में बहुत अंतर होता है। हाँ, यह भी ठीक है। अच्छा, तो इस साल मैं इसे दिल्ली लिए जा रहा हूँ, अगले साल देखा जाएगा। चंदर, इस महीने भर में मेरा सारा विश्वास हिल गया। सुधा का विवाह कितनी अच्छी जगह किया गया, मगर सुधा पीली पड़ गई है। कितना दुख हुआ उसे देखकर, और बिन्ती के साथ ये हुआ। सचमुच यह जाति विवाह सभी परंपराएं बहुत ही बुरी हैं, बुरी तरह सड़ गई हैं। उन्हें तो काट फेंक देना चाहिए। मेरा तो वैसे ही इस अनुभव के बाद सारा आदर्श ही बदल गया है। चंदर बहुत अजरत से डॉक्टर साहब की ओर देखने लगा। यही जगह थी। इसी तरह बैठकर डॉक्टर साहब ने जाति, बिरादरी, विवाह आदि सामाजिक परंपराओं की कितनी प्रशंसा की थी। जिंदगी की लहरों ने हर एक को 10 महीने में कहाँ से कहाँ लाकर पटक दिया। डॉक्टर साहब कहते गए, हम लोग ज़िंदगी से दूर रहकर सोचते हैं कि हमारी सामाजिक संस्थाएं स्वर्ग हैं। यह तो जब उनमें धंसो तब उनकी गंदगी मालूम होती है। चंदर, तुम कोई गैर जात का अच्छा सा लड़का ढूंढो, मैं बिन्ती की शादी दूसरी बिरादरी में कर दूंगा। बिन्ती, जो और शायला रही थी, फ़ौरन बड़े तृण स्वर में बोली, मामा जी, आप जहर दे दीजिए, लेकिन मैं शादी नहीं करूँगी। क्या आपको मेरी दृढ़ता पर विश्वास नहीं? क्यों नहीं बेटी? अच्छा, जब तक तेरी इच्छा हो पढ़। दूसरे दिन डॉक्टर साहब ने बुआ जी को बुलाया और रुपए दे दिए। लो, ये 500 पहले खर्चे के हैं और 2000 में से तुम्हें धीरे धीरे मिलता रहेगा। 2-3 दिन
के अंदर बुआ ने जाने की सारी तैयारी कर ली, लेकिन 3 दिन तक बराबर रोती रही। उनके आंसू थमे नहीं। बिंती चुप थी, वह भी कुछ नहीं बोली। चौथे दिन जब वह सामान मोटर पर रखवा चुकी तो उन्होंने चंदर से बिंती को बुलवाया। बिंती आई तो उन्होंने उसे गले से लगा लिया और बेहद रोई, लेकिन डॉक्टर साहब को देखते ही फिर बोल उठी, हमारी लड़की का दिमाग तुम ही बिगाड़े हो। दुनिया में भाइयों अपना नए होत, अपनी लड़की को ब्याह दियो, हमारी लड़की। फिर बिंती को चिपटा कर रोने लगी। चंदर चुपचाप खड़ा सोच रहा था। अभी तक बिंती खराब थी, अब डॉक्टर साहब खराब हो गए। बुआ ने रुपए संभाल कर रख लिए और मोटर पर बैठ गई। समस्त लांछनों के बावजूद डॉक्टर साहब उन्हें पहुंचाने स्टेशन तक गए। बिंती बहुत ही चुप सी हो गई थी। वह किसी से कुछ नहीं बोलती और चुपचाप काम किया करती थी। जब काम से फुर्सत पा लेती तो सुधा के कमरे में जाकर लेट जाती और जाने क्या सोचा करती। चंदर को बड़ा ताज्जुब होता था बिंती को देखकर। जब बिंती खुश थी, बोलती चालती थी, तो चंदर बिंती से चिढ़ गया था। लेकिन बिंती के जीवन का यह नया रूप देखकर पहले की सभी बातें भूल गया और उससे फिर बात करने की कोशिश करने लगा। लेकिन बिंती ज़्यादा बोलती ही नहीं। एक दिन दोपहर को चंदर यूनिवर्सिटी से लौट कर आया और उसने रेडियो खोल दिया। बिंती एक तश्तरी में अमरूद काट कर ले आई और रख कर जाने लगी। सुनो बिंती, क्या तुमने मुझे माफ़ नहीं किया? मैं कितना व्यथित हूँ बिंती। अगर तुमको भूल से कुछ कह दिया तो तुम उसका इतना बुरा मान गई कि 2-3 महीने बाद भी नहीं बोली। नहीं, बुरा मानने की क्या बात है चंदर? बिंती एक फीकी हंसी हंसकर बोली। आखिर नारी का भी एक स्वाभिमान है। मुझे माँ बचपन से कुचलती रही। मैंने तुम्हें दीदी से बढ़कर माना। तुम भी ठोकरें लगाने से बाज नहीं आए, फिर भी मैं सब सहती गई। उस दिन जब मंडप के नीचे मामा जी ने ज़बरदस्ती हाथ पकड़कर खड़ा कर दिया तो मुझे उसी क्षण लगा कि मुझ में भी कुछ सत्व है। मैं इसलिए नहीं बनी हूँ कि दुनिया मुझे कुचलती ही रहे। अब मैं विरोध करना, विद्रोह करना भी सीख गई हूँ। ज़िंदगी में स्नेह की जगह है, लेकिन स्वाभिमान भी कोई चीज़ है और तुम्हें अपनी ज़िंदगी में किसी की ज़रूरत भी तो नहीं है। कहकर बिंती धीरे धीरे चली गई। अपमान से चंदर का चेहरा काला पड़ गया। उसने रेडियो बंद कर दिया और तश्तरी उठाकर नीचे रख दी और बिना कपड़े बदले पम्मी के यहाँ चला गया। मनुष्य का एक स्वभाव होता है, जब वह दूसरे पर दया करता है तो वह चाहता है कि याचक पूरी तरह विनम्र होकर उसे स्वीकार करे। अगर याचक दान लेने में कहीं भी स्वाभिमान दिखलाता है तो आदमी अपनी दान वृत्ति और दयाभाव भूलकर निशंसता से उसके स्वाभिमान को कुचलने में व्यस्त हो जाता है। आज हफ्तों के बाद चंदर के मन में बिंती के लिए कुछ स्नेह, कुछ दया जागी थी। बिंती को उदास मौन देखकर, लेकिन बिंती के स्वाभिमान भरे उत्तर ने फिर उसे मन का सोया हुआ सांप जगा दिया। वह इस स्वाभिमान को तोड़कर रहेगा, उसने सोचा।